जब आप सहज होते हैं किसी चीज में, यानी होता चला जा रहा है, तो समझ लो वो आपका मिजाज है। आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। मैंने 3-3.5 हज़ार इंटरव्यूज किए, उसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज किए जिनको देखना मेरा कभी सपना था। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार, अजय। 2008-9 की बात होगी, और उस समय पर आप देखिए कि इरफान खान भी थे, बॉबी देओल भी थे, सुनील शेट्टी भी थे, अक्षय कुमार थे। मैं इंटरव्यू कर रहा था इन चारों का। फिर मैंने अक्षय कुमार जी से पूछा, मैंने कहा कि आप मुझे लाइफ का कुछ टिप दीजिए। उन्होंने पेट पर मेरे मुक्का मारते हुए कहा, जिंदगी में पहला सबक, इसको हमेशा अंदर रखना, सक्सेस के पीछे मत भागो। सक्सेस के बजाय आप अपने काम को नर्चर करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और जो आपका मिजाज है खुद को पहचानने पर भागो। कभी चुनौती के बारे में आप सोचोगे नहीं। अगर आप चुनौती के बारे में सोच रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है ही नहीं। कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसको हम थोड़ा गलत तरीके से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कर्म फल की बिल्कुल विचार करना छोड़ दें। कर्म फल का जो चिंतन करना शुरू करते हैं कि हर काम के साथ में हम एक तनाव, उससे ज्यादा हम 10% काम कर रहे हैं, 90% हम ये सोच रहे हैं कि हमें इससे कैसे मिल जाए निचोड़, हमें कैसे वो मिल जाए जो आगे चले। आशुतोष राणा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके चैनल के लिए ही पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। अब उनकी लाइफ में मैंने देखा कि पचाना कैसे और सस्टेन कैसे करना। जनमत में मेरा कार्यक्रम था, नया दिन नई बात, तो इस शो में मेरे पास एक गेस्ट आए, राम गोपाल बजाज। मैंने कहा सर मैं आपको पकड़ना चाह रहा था। बोले हाँ बताइए। मैंने कहा आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोले हैं कैसे हो गया? बोले मैंने कैसे कर दी जिंदगी बर्बाद? आपने एक किताब लिखी है इनोवेट इंडिया, तो इस किताब को लिखने के पीछे का इंस्पिरेशन और मिशन क्या था? हम जब भी इनोवेशन की बात करते हैं तो भारत में एप्लीकेशन बनाकर कुछ इनोवेट कर देंगे, ये सोच। एप्लीकेशन तक ही क्यों सीमित हो? वहाँ एप्लीकेशन सिलिकॉन वैली में बन गई, यहाँ भी एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं। कि अगर वो पत्रकार बनना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपकी ओर से उनको क्या? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बनना चाहता है, पत्रकार कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आए। एंड मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, पर शुरुआत में करूँगा आपसे कि डॉक्टर तिवारी जर्नलिस्ट कैसे बने, और वो क्या हमेशा ही जर्नलिस्ट बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे, जर्नलिस्ट बन गए? अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे जीवन के अनुभव से, जो कि कितना काम का आएगा, लेकिन अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से कुछ ऐसी बातें आपके दर्शकों को बताऊं जो वो रिलेट भी कर पाए, उनके काम भी आ पाए। बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि आप अपनी जर्नी में जाते हैं सबसे पहले। तो मैं कभी जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता था। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। बीएससी के बाद एमएससी इन मैथमेटिक्स में पढ़ रहा था। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, जो कि मतलब बहुत लोग इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे कि मैथ्स जो है, लेकिन मैं खाली समय में मैथमेटिक्स की खास तौर पर ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस को सॉल्व किया करता था। ये मेरा टाइम पास हुआ करता था। फिर मुझे ऐसा लगता था, मैंने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था कि ज्यादा मैथ्स पढ़ने वाले पागल हो जाते हैं। इट्स अ फैक्ट। और फिर मैं एमएससी करते हुए ये सोचता था, होलकर साइंस कॉलेज है जो इंदौर को जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। उसमें मुझे पढ़ने का अवसर मिल रहा था। तो मैं बैठे बैठे सोचता था कि मैं करूँगा क्या इसको करके। मैं बेसिकली थिएटर का आदमी था। 12 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने पहली बार थिएटर किया इंदौर में, और उसके बाद में 1998 तक लगातार, मतलब 6-7 साल में लगातार थिएटर करता रहा। बड़ा अच्छा थिएटर, एनएसडी के कई नामी गिरामी लोग रहे। श्रीमती आशा कोटिया अब तो नहीं रही हैं वो, उनकी वजह से वो अवसर मिला था, लेकिन बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उस समय काम करने का अवसर मिला। अब मन में ये आया कि एक्टर बनना है, फिल्म स्टार बनना है। सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, तस्वीरें पोस्टर लगाते थे। हर भारतीय का, आप पहली चीज़ रिलेट करिए, आपके अंदर भी कहीं कीड़ा रहा होगा। जितने सुन रहे हैं उनमें 90 से, कोई स्वीकार करे ना करे, हर एक को सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार बनने का कीड़ा भारतवर्ष में रहा है। कभी ना कभी रहा है। बिल्कुल, मुझ में भी था। मुझ में थोड़ा ज़्यादा इसलिए था क्योंकि एक तो दोस्तों ने चढ़ा रखा था, दिखते अच्छे हो और तुम मॉडलिंग करना चाहिए, तो ये एक दिमाग में बैठ गया था। दूसरा, थिएटर किया, थिएटर में अच्छा रिस्पांस मिला, तो ऐसा लगने लगा कि एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं। फिर कहीं से सुन लिया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको जाना है।
हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसकी तैयारियां करनी शुरू की। उसी के रवि महाशब्दे जी, लोकेंद्र त्रिवेदी जी, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से पास आउट थे या पढ़ रहे थे, तो उनके साथ में काम कर रहे थे, तो उन्होंने इनकरेज किया कि हाँ बहुत मुश्किल नहीं है। अब साहब पहली बार जब गया, इस किस्से को मैं रखूंगा बाद में कि एनएसडी में क्या हुआ और वो बाद में मेरी लाइफ में कैसे चीज आई। मतलब मैं नाकाम रहा पहले अटेम्प्ट में, मैं वापस आ गया, दुखी भी था। 19 साल की मेरी उम्र थी, 20 रनिंग था। तो जब मैं आया तो मेरे एक मित्र हैं, राजेश बिडकर हैं, वो स्थानीय वहाँ इंदौर में आज भी हैं, स्वामी कहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तू जब तक तुझे एनएसडी नहीं हो रहा है तब तक, मेरे एक मित्र हैं वो बुलेटिन बनाते हैं, न्यूज़ के बुलेटिन बनाते हैं। लोक स्वामी एक अखबार है, उसका थर्ड आई न्यूज़ सर्विस करके अलग अलग चौराहों पर पर्दे लगा के, जैसे मूवीज़ दिखाई जाती थी ऐसे बुलेटिन दिखाया जाता था। और वहाँ का एक लोकल चैनल था ओटीजी, उसमें उसका प्राइम टाइम में बुलेटिन चलता था। बोले तू, तेरी आवाज़ अच्छी है, तू दिखता अच्छा है, तू न्यूज़ पढ़। ये पहला मेरा एनकाउंटर था न्यूज़ के साथ में 1999 में, 99 मैंने किया। उनको सचमुच अच्छा लगा। उन्होंने कहा तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे, तुम बाहर चले जाओगे, ऐसा करके उन्होंने एनकरेज किया। संदीप सैमसन उनका नाम है, जिन्होंने शुरुआत में मेरा ऑडिशन लिया था। फिर मैंने वहाँ से भास्कर के लिए काम किया, 2-3 साल काम किया। फिर किसी ने बताया, मेरे मामा जी हैं विनय जी, विनय नायक, उन्होंने कहा कि भैया आप इसमें बीजेएमसी भी कर लो। मैंने कहा ये क्या होता है साहब? बोले ये एक डिप्लोमा होता है जर्नलिज्म का, तो इसमें काम आएगा। मैं वहाँ गया, डॉक्टर मानसिंह परमार मेरे गुरु, पीएचडी गाइड भी रहे। तो वहाँ जब मैं गया तो जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्यों करते हो बीजेएमसी, तुम एमएससी कर रहे हो, अच्छे नंबर्स आए तुम्हारे, तुम एक काम करो मास कम्युनिकेशन का मास्टर्स कर लो। मैंने कहा इसमें मास्टर डिग्री भी होती है? तो ये मेरा जर्नलिज्म की समझ थी। मैंने मास्टर्स को ज्वाइन किया। बाद में मैं कार्टून्स बनाता था उस समय पर। आर.के. लक्ष्मण साहब के साथ मुझे कार्टूनिंग वर्कशॉप करने का मौका मिला। मतलब ये जो लाइव आप सुन रहे होंगे आपको लग रहा होगा धक 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 धक, ये आदमी के पास तो बहुत सारी चीजें थी उस वक्त, लेकिन सब अपने आप एक जगह इकट्ठा होती चली गई। मैं कार्टूनिस्ट नहीं हूँ आज की तारीख में, ना कोई बहुत अच्छी शानदार कार्टूनिंग मैंने की, लेकिन कार्टूनिंग का मुझे शौक था, बनाता था, ठीक बनाता था। आर.के. लक्ष्मण, सुधीर तेलंग जी अब दोनों नहीं रहे, दोनों का मुझे बहुत स्नेह प्रेम मिला। लहरी जी हैं और भी बहुत सारे, अभिषेक तिवारी जी हैं, ऐसे बहुत सारे कार्टूनिस्ट जो हैं वो जीवन में जुड़ते चले गए। तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं, मैं लिखने का काम करता हूँ, कार्टूनिंग पर कुछ लिखता हूँ। मैंने अपना डिजर्टेशन जो है मास्टर्स का उस पर दिया। डॉक्टर मानसिंह परमार ने कहा भाई तो ये तो बहुत शानदार सब्जेक्ट है, किसी ने किया नहीं है, इस पर तुम पीएचडी करो। ऐसे मेरी पीएचडी हो गई। और उसके बाद से लेकर आज 2025 चल रहा है, 26 साल हो चुके हैं। मुझे पता ही नहीं कि मैं किस तरीके से इसी काम में रवा हो गया। तो मैं कभी पत्रकार नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर पत्रकारिता के अलावा कुछ था भी नहीं। तो जब आप पत्रकार बन गए तो पहले कुछ सालों में क्या चैलेंजेस आए आपको, क्या आपको सीखने को मिला? बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए अच्छा सवाल है कि इसको लोग सीधे रिलेट करेंगे। जब आप सहज हो जाए ना, जैसे मैंने आपको जर्नी बहुत फास्ट बताने की कोशिश करी ताकि आपका टाइम भी बचे। जब आप सहज होते हैं किसी चीज में, यानी होता चला जा रहा है, तो समझ लो वो आपका मिजाज है। आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। अब ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही समझने में बड़ा कठिन है कि मैं क्या हूं, ये मैं कैसे जानूं। अपनी सहजता को, अपने तैरो मत बहो, ओशो कहते हैं तैरो मत बहो। तैरने वाले ज्यादातर डूबते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, थक जाते हैं, हाफ जाते हैं। लहरें जब चल रही हो तो अपने आप को छोड़ दो, लहरें पार लगा देंगी। तो उनका बड़ा अच्छा कोट है, तैरो मत बहो। ये लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए। और मेरी लाइफ में मैंने इसको जाना हो न जाना हो, आपने जाना हो न जाना हो, इन्होंने जाना हो न जाना हो, सबकी लाइफ में वो बह के ही कहीं पहुंच रहे हैं। बाकी जितना है वो दिमाग का तनाव है। आप अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं क्योंकि आप खींचतान कर रहे हैं, आप अपनी सहजता को खो रहे हैं। होगा क्या? जैसे ही आप तैरने का प्रयास करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एफर्ट्स मत करिए, आपको स्किल्स सीखनी चाहिए, लेकिन आपको स्किल्स कौन सी सीखनी चाहिए? उदाहरण के लिए मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिजनेस के बारे में इतनी, ये आपने किताब लिखी, इनोवेट इंडिया लिखी, आप मेंटोर करते हैं कई स्टार्टअप्स को, आप कई बिजनेसमैन को सलाह देते हैं, कई संस्थाओं को सलाह देते हैं, आप खुद ही बिजनेस क्यों नहीं क्रिएट कर लेते? आप खुद ही करोड़पति क्यों नहीं है? आप किसी को करोड़पति बनाने की बात कर रहे हैं, आप खुद ही बड़ी गाड़ी में क्यों नहीं चलते हैं? आप खुद पॉडकास्टर्स को सिखा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तो आप खुद ही बड़ा पॉडकास्ट क्यों नहीं क्रिएट कर देते? किसी स्टार पॉडकास्टर के, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सहज सवाल है।
मेरा मिजाज क्या है वो मुझे जानना है। क्या मैं वो करना चाहता हूं जो कोई और कर रहा है और जिसकी प्रतिष्ठा को देखकर आपको लगता है कि इन्हें भी ये करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप आमतौर पर जिसको चुनौती कहते हैं वो कभी आपको आएगी ही नहीं। जो आपका सवाल है मूल कि आपको क्या चैलेंजेस आए, आपको कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस आपने अपने आप को पहचाना है या आप जिस काम में आ गए हैं और उसमें आपको समय का पता नहीं लग रहा है। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, आपके आसपास या थोड़ा सा आपसे आगे हो सकती है उस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस लंबे वक्फे में 26 साल के मेरे करियर में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी चुनौती से गुजर रहा हूँ। आई वॉज एंजॉइंग। मुझे तो ये लग रहा था मैं काम कब शुरू करूंगा। अभी तक लगता है मैं काम कब शुरू करूंगा, मुझे काम क्या करना है। और मेरी लाइफ ठीक ठाक गुजरी है। मैंने मतलब मुझे नहीं पता कि उसको लोग कैसे मानते हैं, अचीवमेंट मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट हमेशा फील हुआ है एक एक व्यक्ति से मिलना। मैंने 3-3.5 इंटरव्यूज़ किए, उसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए जिनको देखना मेरा कभी सपना था कि अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार, अजय, कोई भी आप किसी का नाम लीजिए। मुझे न सिर्फ उनसे मिलने का मौका मिला बल्कि उनसे बहुत लंबी बातचीत करने का और उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला। जी। तो अक्षय कुमार साहब ने मुझसे एक बात कही थी, उसको मैं कोट करता हूँ, मैंने लाइफ में उसको अपने समाहित कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज टू यंग दैट टाइम, आई थिंक ये 2008-9 की बात होगी। और उस समय पर आप देखिए कि इरफान खान भी थे, बॉबी देओल भी थे, सुनील शेट्टी भी थे, अक्षय कुमार थे। मैं इंटरव्यू कर रहा था इन चारों का, 4 के 4 ऐसे जिनको मैं पसंद करता हूँ और चारों ने अपने लाइफ में बड़ा अच्छा काम। इरफान भाई तो अब रहे नहीं, उनसे बाद में भी कई बार बात हुई। ये एक ऐसा पावरफुल समय था जबकि वो अपने आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है कि मैं इन लोगों से मिल नहीं रहा हूँ, इनके साथ तस्वीरें नहीं खींच, इनके साथ बात कर रहा हूँ। फिर मैंने अक्षय कुमार जी से पूछा, मैंने कहा कि आप मुझे लाइफ का कुछ टिप दीजिए। तो बहुत उनका मिजाज बड़ा जो है बहुत ही शानदार है, आपको एहसास नहीं होता है कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ। तो उन्होंने पेट पर मेरे मुक्का मारते हुए कहा, जिंदगी में पहला सबक, इसको हमेशा अंदर रखना। कितनी अच्छी बात थी। और दूसरा, सक्सेस को हासिल करना बहुत आसान है, उसको पचाना और सस्टेन करना उतना ही मुश्किल है। और वो एक ऐसी फील्ड में है जिस फील्ड में ये समस्या बहुत आती है। इसको पचाते हुए फिर मैंने देखा, आशुतोष राणा जी मेरे बड़े भाई हैं, आशुतोष राणा जी बहुत ही पसंद किए जाते हैं। अब आप उनकी वैरायटी देखिए, रेंज देखिए कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जब की एक्टिंग करियर में, तो दुश्मन और संघर्ष उनकी 2 फिल्में आती हैं और वो दोनों फिल्मों में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बैक टू बैक। यानी ऐसा लगा कि बस अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट आ गया इंडस्ट्री में। ठीक है, फाइनली। और वो वैसा रहा भी उनका। और आज का दौर भी देखिए, इतने समय बाद, हम बच्चे थे, हमारे करियर से पहले की शुरुआत है, स्वाभिमान में त्यागी का किरदार पसंद। और आज भी मैं देखता हूँ, मैं उनके चैनल के लिए ही पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, बड़े भाई भी हैं मेरे, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। अब उनकी लाइफ में मैंने देखा कि पचाना कैसे और सस्टेन कैसे करना है। वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनको। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि यूट्यूब पे उनके जितने संवाद आते हैं, बाकी चीज़ें आते हैं, पंचतंत्र वन उनका चैनल है, उस पर लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। वो किसी मंच पर खड़े होकर जब मोटिवेशन देते हैं तो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे सिखाती हैं। आपने मुझसे पूछा कि चुनौतियाँ क्या है, मैं कहता हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी, आपकी लाइफ में लर्निंग क्या है। ऐसे व्यक्तित्वों के साथ जुड़ना, उनकी लाइफ से कुछ सीखना और अपने भीतर उस पॉजिटिव, अपने मिजाज को छोड़े बिना, ना मैं वो हूं, ना उनके जैसा बन सकता हूं, ना उनके जैसा, किसी के जैसा नहीं बन सकता, लेकिन मेरे मिजाज में मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं कि ये चीजें हैं जिन पर मुझे काम करने की जरूरत है। सक्सेस के पीछे मत भागो। सक्सेस के बजाय आप अपने काम को नर्चर करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए और जो आपका मिजाज है, खुद को पहचानने पर भागो। और जब एक बार पहचान लेते हो तो काम सहज हो जाता है। सारी चुनौतियां एक तरफ धरी रहे, कभी चुनौती के बारे में आप सोचोगे नहीं। अगर आप चुनौती के बारे में सोच रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है ही नहीं। और यदि आपके पास से चुनौतियां गायब हो गई, आपको दिखाई नहीं देती, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही हर चुनौती दरअसल छद्म वेश में एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अगर आपको कोई चैलेंज आया है तो बस, अरे दिस इज द पॉइंट आई वाज लुकिंग फॉर, ये वो समय है जिसकी मुझे तलाश थी और मुझे डेफिनेटली यहां से कुछ मिलने वाला है। आप जहां ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, समझ लीजिए कि आप जो पहले कर रहे थे ना, उसके एक ऐसे पीक पॉइंट पर आ गए जिसके बाद में अब आपको अगला कुछ नया और अच्छा और बड़ा मिलने वाला है।
तो वो तो जंपिंग पॉइंट है। ऑब्स्टेकल है क्या? एक सीढ़ी के बाद में दूसरी सीढ़ी को चढ़ना, यानी आपका घुटना मुड़ेगा, थोड़ा और जोर लगेगा, और वही 3 मंजिला चढ़ो तो आप हाँफने भी लग जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल हालत खराब हो, और एक माला अब नहीं चढ़ पाऊंगा ऐसा लगने। इसको कहते हैं ना ये ऑब्स्टेकल है ना। लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ते जा रहे हैं, भले ही रुक के, थम के, धीरे धीरे थोड़ा रेस्ट करके बढ़ रहे हैं, आप चढ़ तो ऊपर रहे हैं। यही लाइफ है। तो जिसको आप चुनौती कह रहे हैं, दरअसल वही है की पॉइंट। और वो कोई चुनौती नहीं, वो आगे बढ़ने की रफ्तार थी जो आज भी जारी है। मैं कोई ऐसी जगह पर नहीं खड़ा हूं, ना मैं इस गलतफहमी में रहता हूं कि मैंने जीवन का अंतिम सत्य पा लिया है, पत्रकारिता में बहुत बड़ा कोई कमाल कर दिया है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छे पत्रकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। लगभग सभी, जितने आप किसी का भी नाम लेंगे तो उनके साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला है किसी ना किसी रूप में। कोई मेरे संपादक रहे, कोई मेरे जूनियर रहे, और आज बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं। कई लोग कंपेयर भी करते हैं कि आप उनके जैसे क्यों नहीं हो, आप उनके जैसे क्यों नहीं, अरे वो आपसे जूनियर थे, देखिए वो कितना कमाल काम कर रहे हैं। ऐसा भी कंपैरिजन करते हैं। सो ये लाइफ जो है, मुझे नहीं लगता कि इसको हमको चुनौती, जो आप शब्द कह रहे हैं, उसको चुनौती कहना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि इट्स अ फेज। दूसरा, मेरी अपनी लाइफ को लेकर अपनी सोच है। जैसे आध्यात्मिकता मेरे लिए प्राथमिकता रही है जीवन में। स्पिरिचुअल लाइफ को मैंने हमेशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी पालो, आप जहां हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप जहां हैं वहां से आगे ही सोच रहे होंगे। इसको स्वामी शरणानंद कहते हैं अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन। जो भी अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन कर रहा है, वो प्राप्त परिस्थिति यानी एग्जिस्टिंग आपकी जो सिचुएशन है उसको इग्नोर कर रहे हैं। और जी आप कहाँ रहे हैं? आप आज में जी रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग जो आपकी सिचुएशन है उसमें जी रहे हैं। जैसे ही आप और दुनिया को और दूसरी चीजों को देखते हैं, आप अप्राप्त परिस्थिति का, जो आपको प्राप्त नहीं है ऐसी परिस्थिति का चिंतन करने लगते हैं, और यहाँ से समस्याओं की शुरुआत होती है, यहाँ से तनाव की शुरुआत। वो है असली चुनौती। वो चुनौती आई मेरे जीवन में, भटकाव आए हैं, आते रहते हैं, लेकिन उनसे लड़ने का तरीका मिला है। उसमें अनुभव काम आता है, संपर्क, संबंध, कॉन्टैक्ट्स, जिनकी बात हम आप कर रहे थे, आपकी फील्ड में बड़े महत्वपूर्ण भी, मेरी फील्ड में भी महत्वपूर्ण है, वो काम आते हैं। और दूसरा, निश्चल भाव से, क्योंकि हम ज्यादातर रिलेशंस को पाते हैं मतलब कि दुनिया सारी, हम बोलते हैं, गाने भी, इस पे गाने भी बने, कैफी आजमी साहब का है, तो मतलब कि दुनिया सारी बिछड़े सभी बारी बारी, बड़ा मशहूर हुआ। हालांकि वो सिचुएशनल होते हैं, सारी दुनिया को मतलब ही मान लेने का कोई मतलब नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति ठीक वैसे ही सोच रहा है जैसे आप सोच रहे हैं। जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़ा, और ये छोटा बड़ा जब मैं कहता हूं तो ये मैं किसी की परिस्थितियों के आधार पर नहीं कह रहा हूं, सोच के दायरे के आधार पर कह रहा हूं। किसी को 100 रुपए की जरूरत है, वो भी वैसी ही जरूरत है। किसी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो भी वैसी जरूरत है। ये 100 वाला भी अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन कर रहा है, और वो 100 करोड़ वाला भी कुछ ही और परिस्थिति में जाना चाह रहा है। बीच में कहीं आप लोग बैठे हुए, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, जिनको यूट्यूब का एक्सेस हासिल है, जो आपके पॉडकास्ट को सुनते हैं, टॉकिंग थ्रू जो आपका चैनल है, उसके साथ में बड़े ऐसे लिसनर्स जुड़े हुए हैं जो अच्छा कंटेंट सुनना चाहते हैं, फिनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये दर्शक वर्ग जो है, ये उस बीच वाले ग्रुप में आता है, जो ना इधर इतना छोटा सोच रहा है, ना ही इतना बड़ा सोच रहा है। तो ये सोचने वाले भी कहाँ सोच रहे हैं? वही तो सोच रहे हैं जो इधर सोच रहे हैं। एंड अभी जो आपने मेरे को इतनी सारी बातें बताई, मेरे दिमाग में ना एक अंग्रेजी का एक्सप्रेशन चल रहा था जो शायद मेरे दिमाग में आ रहा था। ऑब्स्टिकल इज योर स्प्रिंग बोर्ड। कि अगर आप ऑब्स्टिकल्स पे ऑब्स्टिकल करते जाएंगे, जैसे वीडियो गेम होती है ना, कि मैंने कहा सीढ़ियां, आप सीढ़ियां चलते जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया। और मैं बस ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जब हम सेल्फ डिस्कवरी या आत्ममंथन करते हैं कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है या मैं क्या करना चाहता हूँ, अब उसमें सोसाइटी से वैलिडेशन का पॉइंट आ जाता है और लोग फिर वहां बहुत घबरा जाते हैं कि मुझे इस चीज का वैलिडेशन नहीं मिल पाएगा, कभी परिवार से नहीं मिल पाएगा, या दोस्तों से नहीं मिल पाएगा, या इन्वेस्टर से नहीं मिल पाएगा। तो उस परिस्थिति में आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो आपने जितने लिखे थे, इन्होंने मुझे सवाल भी भेजे थे, मैं दर्शकों को बता दूं, तो उसमें ये मेरे बारे में कुछ चीजें जानना चाहते थे, और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ के कई एक्सपीरियंसेस से इसको मैंने आपको कहा था NSD वाली बात को हम आगे रखेंगे, ठीक है? आपके सवाल का ये जवाब आ गया, और वैलिडेशन, इन दो चीजों को पकड़ते हैं।
पहले तो वैलिडेशन। मैं अगर आज एक फिल्म अभिनेता होता हम्म, और मेरे साथ आज तस्वीरें खिंचाने के लिए या पॉडकास्ट करने के लिए अभी भीड़ लगी होती और आपको भी लगता कि अरे ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, एकदम से मनोभाव होता, मैं भी वही आया हूँ, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी कुछ अपने जीवन का अनुभव दे रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो इससे भी हल्का कि आपके पास आएगा और अपनी फिल्म की बात करेगा तो आप ये फिल्म देखना ना भूलें, वो अपने मकसद से आया आपके पास में, बट आपके अंदर का उत्साह अलग होगा। वैलिडेशन जो आप कह रहे हैं ना, वैलिडेशन का मतलब है कि हम सोसाइटी में किसी को कितनी तवज्जो देते हैं, आपका परिवार आपको कितनी तवज्जो देता है, उसने बहुत बढ़िया काम किया, अरे करोड़पति, अरे पैसा ऐसा बिल्कुल बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, क्या बढ़िया घर, उसे कोई मतलब नहीं है आपसे, उसे सिर्फ एक झूठ पता है आपके बारे में, उसे सिर्फ ये पता है कि आप बड़ा काम करते हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप जाने कितना, मुझे आपकी तनख्वाह नहीं पता, आपको मेरी तनख्वाह नहीं पता, जी। मुझे आपका बैंक बैलेंस नहीं पता, आपको मेरा बैंक बैलेंस नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कितने कर्जे में डूबे हो आप, कितनी परेशानी में हो आप, और कैसे आप अपने बच्चों की फीस मैनेज कर रहे हो, आपको नहीं पता कैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि हम दोनों यहाँ पर आमने सामने बैठकर एक दूसरे के बारे में, अरे खूब पैसा छाप रहा हो, अरे ये इसके पास तो बहुत कॉन्टैक्ट होंगे, इसने तो बड़ी कंपनियों को करा हो, ये हम दोनों ने, मैं आपके सवाल को व्यवहारिक रूप, ये सब कनेक्ट करें, सारे दर्शक इसको कनेक्ट करें। हमने लोगों को लेकर एक कल्पना, एक झूठ अपने मन में बैठा रखा, और विश्वास करिए बड़े से बड़े आदमी के बारे में जो आप सोचते हैं वो झूठ है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते, आप उसकी जिंदगी में नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब से एक बच्ची ने पूछा कि मैं आपके जैसी कैसे बन सकती हूँ, बड़ा सुंदर जवाब दिया था उन्होंने, बड़ा वायरल भी हुआ था ये। उन्होंने कहा, भगवान करे तुम कभी मेरे जैसी ना बनो बेटा, क्योंकि अमिताभ बच्चन होने की चमत्कारिक दुनिया तो आप जानते हो, क्योंकि झूठी है ना, लेकिन अमिताभ बच्चन होने की चुनौतियां क्या है, तकलीफें क्या है, वो आप नहीं जानते हो। मैंने आपको बताया, अक्षय कुमार कह रहे थे पचाना बड़ा मुश्किल है, और जितने बड़े और कामयाब आदमी जिसको बहुत ज्यादा वैलिडेशन प्राप्त है, वैलिडेशन आपका जितना ज्यादा वैलिडेशन प्राप्त है वो उतना ज्यादा परेशानी में है, फट जाएगा आपका दिमाग, आपके अंदर उसको झेलने की ताकत नहीं है, तभी तो आपके पास वो वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन कहाँ से आएगा? पहले परिवार में। क्या आप अपने परिवार में अच्छा व्यवहार करते हैं? छोड़िए कि वो आपको कितना बड़ा और छोटा मानते हैं, छोड़िए इन बातों को कि कितना अमीर मानते हैं, कितना गरीब मानते हैं, कितना फायदा आप कर सकते हैं ये मानते हैं, सब छोड़िए, कितना अच्छा व्यवहार है आपका, कभी इस वैलिडेशन पर आप गए? कोई भी व्यक्ति, आपको वैलिडेशन चाहिए ना, समाज का वैलिडेशन तो ये भी है कि ये आदमी बहुत सभ्य है, ये आदमी हर मुसीबत में काम आता है, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, ये आदमी लालची नहीं है, इस आदमी पर मैं इतना भरोसा कर सकता हूं कि अपनी दौलत इसके पास रख दूं तो एक पैसा, ये भी तो वैलिडेशन होता है। कितने लोग आपने जब वैलिडेशन शब्द का इस्तेमाल किया तो बहुत सारे लोगों ने, या आपने खुद भी तब सोचा होगा कि समाज मुझे बड़ा माने और ये बोले कि तू कामयाब है, लेकिन समाज कितने स्तर पर आपको कामयाब मानता है, इस पर कितने लोग सोचते हैं? ये आपके अपने मन का लालच है। आप खुद को बड़ा देख, इसी को अहम कहते हैं। आप खुद को बड़ा और सेलिब्रिटी देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग सेल्फियां खिंचवाएं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी जय जयकार करें, आप चाहते हैं कि आप जहां जाएं वहां लोग खड़े हो जाएं, अरे सर आए सर आए सर आए करें। इसको आप वैलिडेशन कहते हैं? झूठ है, झूठ। पगला जाएंगे आप। किसी आदमी को जिसको ग्रेजुअल नहीं मिला है, एकदम से मिला है, उसको मिल जाता है तो वो आदमी पगला जाता है। आप बहुत सारे आजकल यूट्यूब पर पटाखों की तरह उठती हुई, जुगनुओं की तरह उठती हुई सेलिब्रिटीज को देखते हैं, रातों रात किसी वजह से वो उनका वीडियो वायरल होता है या कोई हिट होते हैं और एकदम से पगला जाते हैं, क्योंकि वो उस वैलिडेशन को संभाल नहीं सकते। ये उदाहरण से आप इसको समझिए। और कोई भी आदमी कितनी ही रिसर्च कर ले, मैं रिसर्चर हूं, मेरा काम रिसर्च करना ही है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पर काम करता हूं, मैं बहुत एंजॉय करता हूं, और सबसे पहला मेरा बैटल ग्राउंड होता है मेरा अपना घर। मेरी पत्नी के साथ में मेरे किस तरह के संबंध हैं, क्या हम 19-20 साल हमारी शादी के जो हुए उसके बाद में हम किस तरह से रहते हैं, हमारे एक्सचेंजेस क्या हैं, हम एक दूसरे के कितना काम, क्या आज भी हम दोस्त हैं, ये होता है वैलिडेशन। क्या आप पति पत्नी या माता पिता के साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं, वो होता है वैलिडेशन। आपको वैलिडेशन समाज का चाहिए ना, समाज में 4 लोग 5 लोग होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं। एक तो आपकी माँ, सबसे पहले आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया, वो माँ आपके क्यों होता है मालूम है? उसको वैलिडेशन मिला था आपसे, उसको माँ होने का वैलिडेशन मिला,
लड़के को जन्म दिया, लड़की को जन्म दिया और उसने ऐसा काम किया का वैलिडेशन मिला, तो उसके मन में आप एक शील्ड की तरह होते हो हमेशा पूरी जिंदगी कि ये मेरा वो है। एक जो सर्टिफिकेट लटकाते हो ना आप दीवार पे, मैंने भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया को ये सब लटका रखे हैं, उसका सर्टिफिकेट हो आप, उसको वैलिडेशन मिला। तो पहली तो वो हो गई। दूसरे होते हैं पिताजी। आपके जो पिता होते हैं ना, वो हमेशा वो आपके संबंध कभी अच्छे नहीं होते किसी बेटे के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, पूर्णता तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उससे प्यारा संबंध भी कोई नहीं होता है। बाप बेटे का जो संबंध है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी मेरे पिता के साथ। बहुत हॉट टॉक होती है हम दोनों की। परम ज्ञानी है वो और हम भी कथित रूप से ज्ञानी होने की तरफ अग्रसर है, तो बड़ा टकराव होता है। इस टकराव में भी मैं जानता हूं कि मेरे पिता मेरे बारे में आज भी क्या सोचते हैं और वो जानते हैं कि मैं अपने पिता के बारे में क्या सोचता हूं। इसको कहते हैं वैलिडेशन। उनको नहीं चाहिए कि वो, मतलब खुशी होती है उनको बहुत। मेरे बहुत सारे नेताओं के साथ फोटो टांग रखे हैं उन्होंने घर में। आज भी कोई जाता है तो मेरे से कैसी भी बात हो उनकी, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट्स और वो सब उनके निजी कमरे में सब टंगे हुए हैं, ये बताने के लिए कि ये उनका अचीवमेंट है उनके बेटे ने जो। ये होता है बाप का वैलिडेशन। माँ हो गई, बाप हो गई। फिर होती है आपकी इमीडिएट फैमिली, एक फैमिली जिससे टूटकर आप फिर अपनी एक फैमिली, एक बीज थे आप, उसी से गिरे, फल की तरह गिरे और आप फिर कहीं और रोप दिए गए। फिर पत्नी, ससुराल पक्ष, बच्चे और जो आपका और इन लॉज की फैमिली और आपके जो चाचा काका बाबा का परिवार बनता है। ये आपका अपना एक सिस्टम बन गया। फिर फ्रेंड सर्कल बनता है, थोड़ा और बाहर का जोन होता है। आप इस सब में कभी भी चले जाइए, इसी वैलिडेशन को मैं आज आपको भी होमवर्क देता हूं, दर्शकों को भी होमवर्क देता हूं। जाइए वैलिडेशन देखिए, कौन किसका आपकी जिंदगी में कितना दखल है और आपको सचमुच किसी के बारे में कितना पता है। आप जैसे सोच रहे हो ना वो मुझे वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप खुद किसी को कितना वैलिडेट कर रहे हो ये देखो। आपके पास समय ही नहीं है उसके बारे में सोचने का। आपको पता ही नहीं है कि चाचा का लड़का, मामा का लड़का, बुआ की लड़की कहाँ है और क्या कर रही है, क्या वैलिडेशन में लगे। ये तो मैंने बात की आपके इमीडिएट परिवार की। अब जिस सोसाइटी के वैलिडेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो और भी बहुत दूर की कौड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक झूठ में आप, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, मेरे साथ भी आए। कई लोग हैं चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं, कई लोग हैं जिनको लगता है कि किसी और के मंच पर पॉडकास्ट कर लेंगे तो हम वैलिडेशन मिल जाएगा और हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगे। क्या होता फर्क? मेरा काम रहा है 26 साल से, मैं कई लोगों के साथ बैठ सकता था, मैं और उनसे निवेदन करके कि मुझे अपने पॉडकास्ट में बैठा लो, बैठ सकता था। मुझे पता है इससे कुछ नहीं मिलेगा और जिन लोगों को ये गलतफहमी है उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। ये वैलिडेशन का कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप खुद अपने मन में संतुष्ट। आपने अपने आप को वैलिडेट किया है कि नहीं? अब आपके सवाल का जवाब, आपने वैलिडेट किया कि नहीं अपने आप को? पहले वैलिडेशन शुड कम विद इन योरसेल्फ। यू शुड वैलिडेट योरसेल्फ। उसके बाद में आपको किसी अन्य विषय पर विचार करना है। आपका वैलिडेशन आप किन आधार पर करेंगे, ये भी एक सोचने, जैसे बोलेंगे और कैसे करें हम अपने आप को वैलिडेट। आपके सपने और आपकी व्यावहारिक मेहनत और व्यावहारिक मेहनत का आउटकम, इन तीन चीजों को अलग अलग करिए। मैं हमेशा ये डायरी जो है, ऐसा नहीं कि मैं आपके पॉडकास्ट पर दिखावे के लिए ये भरता रहता हूँ और ऐसी डायरी का ढेर लगा हुआ है जिस पर मेरी पत्नी मुझे ये 2-3 चीजों के लिए बहुत डांटती है। उनमें से एक ये है कि ये तो अब तो फेंक दो। और मैं इसको ऐसे उठाता हूँ, पुरानी कोई डायरी को उठाता हूँ, अभी भी उठाता हूँ और उसके पन्ने पलटता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेल सेटिस्फाइड कि मैं 2009 में जो सोच रहा था उसको मैं कर पाया बाद में। और मैं उस समय चाहता था कि ये है मेरा वैलिडेशन, ये कर लूं। लेकिन आज मैं ठीक उसी जगह खड़ा हूं जहां 2000 आज, क्योंकि मैंने नई चीजें लिख रखी है कि मुझे ये करना है। पर मैं जब वो पीछे जाकर देखता हूं तब मुझे एहसास होता है, अरे ये काम तो मैंने कर लिया। इसका मतलब उस समय जो मैं सोचता था, जिसको मैं वैलिडेशन मानता था, वो वैलिडेशन मुझे मिला क्योंकि मैंने उसके लिए एक योजना बनाई, उस योजना को पूरा किया। वो योजना पूरा करने के बाद में मेरे अपेक्षित आउटकम से भी ज्यादा आउटकम मिला और मेरे लिए एक नया स्पेक्ट्रम खुला था, एक नई जगह खुली थी। किसी भी स्थिति में खड़ा हुआ आदमी आज, मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं बार बार ये फिगर कोट कर रहा हूं, 3-4 करोड़ पर सोचकर उसको ऐसा, बहुत मेजॉरिटी बता रहा हूं मैं आपको, सर्विस करने वाले, नौकरी करने वाले 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए आज उनको, यानी 2 से 2.5 लाख रुपए की सैलरी ही तो उनके जीवन का अंतिम सपना दिखाई दे रही है। और ये कितनी बड़ी तादाद होगी?
95 से 99% लोग ऐसे होंगे, उनके जीवन का मकसद और वैलिडेशन यही है कि ये हो जाएगा तो वैलिडेशन मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि वो जो छोटा सेगमेंट है जिनके लिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ऐसा है कि वो चिल्लर की तरह बांट दें, ऐसे ऐसे भी बहुत लोग हैं। आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे, आपकी फील्ड है, आप भी कह रहे होंगे कि 2 करोड़ 3 करोड़ क्या होता है। लेकिन उन लोगों के नजरिए से सोचिए जो कि ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सक्सेस की कहानियां सुनना चाह रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो दाल रोटी रोजी रोटी में लगे हुए हैं। जो सक्सेस की कहानियां गढ़ने में लगे हैं उनका मकसद इतना दिखाई पड़ता है, और ये बड़ी तादाद है। ऐसे लोगों के वैलिडेशन की चिंता पहले उन्हें खुद करनी चाहिए कि मैंने क्या किया। लिखना शुरू करिए, आपका वैलिडेशन आपको, आपने सेल्फ वैलिडेशन में कि मुझे ये बताइए कि ये चीजें मुझे प्राप्त करनी है, क्लैरिटी से लिखिए। मैं वो मैनिफेस्टेशन और वो सब चीजें उसमें नहीं जाता, वो काम ऐसे ही करती हैं, वो बिल्कुल सही सिद्धांत है। और वो सिद्धांत जो काम करता है उसका बिल्कुल व्यवहारिक और वैज्ञानिक पहलू ये है कि आप जानते हैं कि ये चीजें यहाँ पर मैंने लिखी, इनके लिए मुझे ये करना है, ये मेरा रोड मैप है, ये मेरी टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन पर इसको पूरा करना है। और आप जो कहते हैं ना बार बार इसके बारे में बार बार सोचिए का मतलब ये होता है कि आपको याद है कि आपको ये करना है। आप उठेंगे चलेंगे, कोई भी काम ले लीजिए, उदाहरण के लिए आपको पॉडकास्ट की शुरुआत करनी थी तो किसी दिन तो आप शुरू करेंगे। हम नहीं, मैं काम करता हूँ, एक स्टूडियो बुक करता हूँ, नहीं मैं पहले 3 कैम सेटअप करना पड़ेगा, अरे मुझे एडिटर का काम। आज आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, आपको आना है, अपने गेस्ट को लाना है, और गेस्ट भी यहीं पे आपको मिल जाते हैं बाहर। जी मिल जाते हैं, बिल्कुल। और बढ़िया पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप उठ के आए तो करने लगे ना ये। और आज जब आपके कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत तेजी से बढ़ेंगे, आपके पॉडकास्ट चलने लगे, तो आपको पता है कि अरे ये तो जो मैं पहले दिन सोच रहा था उससे ज्यादा वैलिडेशन मिल गया है मुझे। ये होता है सेल्फ वैलिडेशन, जो कि आपको खुद मिलता है, पता भी नहीं चलता कब मिल गया। जी। बड़ी बात यह है कि आपका वैलिडेशन पहले तो बाहर है नहीं, उस झूठ से निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। मैंने परिवार वाला जो एग्जांपल दिया है उसको दोबारा दर्शक सुनना चाहें तो सुन ले, वो ज्यादा महत्व की बात है, क्योंकि वो इस वैलिडेशन के झूठ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। और समाज का तो फिर बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, सब अपने में लगे हैं। जो वैलिडेशन आप चाह रहे हैं वो आपसे चाह रहे हैं, कौन किसको वैलिडेट करेगा। सेल्फ वैलिडेशन पर जाइए, आप खुद को वैलिडेट करिए। मेरे ये टारगेट्स थे, मैंने ये अचीव किया, मुझे संतुष्ट होना चाहिए। मेरे और बड़े टारगेट्स हैं, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए और नई जगहों पर आप एक स्टूडियो को ढूंढते हुए आए, जो काम और करना चाहते हैं उसके लिए नई जगह ढूंढते हुए जाइए, नए लोगों को ढूंढिए। ठीक वैसे ही आप कई सर्कल्स में जाते होंगे जहां पर बिजनेस के लोग बैठते होंगे, बिजनेस आइडियाज एक्सचेंज होंगे, कार्ड एक्सचेंज होते हैं। मैंने भी ये सब किया, मैं घबरा गया, मैंने कहा नहीं मुझे इस दुनिया में नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत अच्छे करोड़पति और बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले लोग देखे और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरी सलाहें लेते हैं। लेकिन मैं खुद बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, तो ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। जी। मैं 2 छोटे उदाहरण आपके सामने रखता हूं, इफ यू अलाउ मी, क्योंकि आपके सवाल होंगे कुछ और मैं थोड़ा सतत चल रहा है। तो पहला एग्जाम्पल जो है, मेरे फादर ने मुझसे कहा, वैलिडेशन, क्योंकि आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे इतने नेताओं से परिचय, तुम सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? देखो तुम्हारे साथ का वो जो है वो मंत्री जी के साथ लग गया। ये फैक्चुअल बात है, और ये सही बात है कि पत्रकारिता में रहते हुए कई नेताओं से आपके, और ये भी सही बात है कि मेरे कई पत्रकार साथी जो हैं वो लगे, और बहुत अच्छा है, हम लोग उनको लेकर बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इसको छोटा काम नहीं मानता, ये बहुत मेहनत का काम है, उसमें भी बड़ा कंपटीशन है। पर पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों, सिक्योर हो जाओगे, क्या है मीडिया की नौकरी, जितनी करते नहीं उससे ज्यादा छोड़ते हो। ये बात सही है। मेरे इस करियर में, आपने कहा 26 साल का जो करियर है, इस 26 साल के करियर में मैंने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर लिया है, भांति भांति की, बड़ी छोटी, अखबार, मतलब डिजिटल, हर तरह की नौकरी करने का मुझे, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी, मैं किसी को कोट नहीं करूंगा यहाँ पे, वो सार्वजनिक रूप से मेरे बारे में जानकारियां उपलब्ध है कि मैंने कहाँ काम किया, कहाँ काम नहीं किया। मैंने पापा को बहुत गौर से देखा, जैसा मैंने बताया, जो पिता पुत्र का संबंध है, और परम ज्ञानी है हमारे पिताजी, बहुत ही प्रकांड विद्वान है। तो मैंने कहा पापा एक बात बताइए, वैलिडेशन। मैंने कहा आपने मुझसे हमेशा कहा सिक्योर हो जाओ, क्योंकि खुद गवर्नमेंट कर्मचारी रहे, सिक्योर्ड लाइफ जी है, और अच्छी जिंदगी, हमें अच्छी परवरिश दी है, खुद अपना बुढ़ापा बड़े अच्छे से 72 साल के हो गए, बढ़िया से मस्त जीते हैं अपनी स्वतंत्रता। तो मैंने कहा कि आपने ये लाइफ का फॉर्मेट देखा, आपने मुझसे हमेशा कहा कि मैं और थोड़ा कर लूं, कर ही रहा हूं, अभी मैं भी अधेड़ होने की तरफ बढ़ चुका हूं। आपने मुझसे कभी ये क्यों नहीं कहा कि स्वामी विवेकानंद बन जाओ, या ओशो क्यों नहीं बन जाते हो, या जय कृष्णमूर्ति क्यों नहीं बन जाते हो,
या और भी कोई जो फिलोसोफर्स हैं, क्योंकि दर्शन मेरा प्रिय विषय है या मनोविज्ञान मेरा प्रिय विषय है। ठीक है, बात ठीक कह रहे हो। ओके, इतनी बात हुई, हम चले गए। तो वो नीचे बोलते हुए आते हैं, फिर मेरी पत्नी को बोलते हैं, अरे अर्चना, ये इसको बोलो बाबागिरी भी अच्छा काम है, यही काम कर ले। वो एक और वैलिडेशन। अगेन वो जानते हैं, वो खुद दार्शनिक हैं और उनका दर्शन तो मतलब बड़ा गजब का दर्शन है। कभी आप उनसे बात करने का अवसर मिल पाए, देते नहीं है वो, बात करते नहीं, लेकिन कभी कर पाए तो करिएगा। तो वो मजाक में बोले, लेकिन हकीकत ये है कि इस काम में भी आप दार्शनिक भी बनना चाहते हो तो आदमी देखेगा तुम अरस्तु बने कि नहीं बने, तुम जय कृष्ण मूर्ति बने कि नहीं बने, तुम ओशो बने कि नहीं बने, तुम सन्यासी हो, तुम गौतम बुद्ध बने कि नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। अरे भाई, वो अपनी शांति के लिए बने, वो मर गए, उसके बाद में उनकी चीजों को तुम लोग उठाकर आज तक पूछ रहे हो। उस समय पर न विवेकानंद को वो क्रेडिट दिया गया जो उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद उनके ये प्रतिष्ठा बढ़ी है। उनके यही होती है कीर्ति। प्रसिद्धि तो अभी, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कीर्ति, ऐसे करके 3 जगहों पर मैं बांटता हूँ चीजों को। प्रतिष्ठा का मतलब है आपने मुझे बुलाया, आप मुझसे अभी 2 दिन पहले परिचित हुए, राहुल जिन्होंने बुलाया वो 2 दिन पहले परिचित हुए, मिले, फिर उन्होंने देखा अरे यार इंटरनेट, हाँ इसने किताब लिखी है, आदमी तो ठीक लग रहा है, इसको बुलाते हैं, इसको पॉडकास्ट करते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, चाय कॉफी या पॉडकास्ट पे बैठा, ये प्रतिष्ठा है। इतने तक है। प्रसिद्धि ये है कि मुझे कितने लोग जानते हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, आपका पॉडकास्ट कितने लोगों में चला जाएगा, ये 5 मिलियन चला जाए, 10 मिलियन चला जाए, या 50,000 देखें, 25,000, जो भी देखें, ये आपकी प्रसिद्धि का स्तर बनाता है। ये दोनों ही चीजें किसी काम की नहीं है। आप मेरे मित्र बन गए, आपने देखा मिजाज मिलता है, ये आदमी दिल का साफ है, ये आदमी ईमानदार है, इस आदमी से मुझे हानि नहीं, इस आदमी से मैं कुछ 4 चीजें देखेंगे, आप मेरे साथ जिंदगी भर जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। वैलिडेशन हो गया, ये होता है वैलिडेशन। आप देखेंगे ये आदमी मुझसे कुछ चाहता है, पैसा चाहता है, मेरा कुछ इस्तेमाल करना चाहता है, ये आदमी बड़ा एटीट्यूड वाला है, ये आदमी बड़ा बदतमीज है, इसको दोबारा मेरे सामने मत लाना। हो गया वैलिडेशन, दोबारा आपका संबंध नहीं होगा, ये होगा इमीडिएट वैलिडेशन। तीसरी चीज जो मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं वो क्या है? कीर्ति। कीर्ति हो सकता है आप पूरी जिंदगी काम करते रहो, आपको ना मिले। वॉलेस डी वॉटल का नाम सुना है आपने? साइंस ऑफ गेटिंग रिच एक किताब का नाम सुना है? हाँ, सुना है ना। वॉलेस डी वॉटल की किताब है। द सीक्रेट जो लिखी गई वो उसी से इंस्पायर होकर लिखी। अच्छा। वॉलेस डी वॉटल जो है वो मर गए, उनके पास नोट्स थे, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, साइंस ऑफ बीइंग हेल्दी, साइंस ऑफ बिकमिंग ग्रेट, ऐसे करके उन्होंने 2-3 नोट्स बना रखे थे डायरी में। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी ने पब्लिश कराई, किताब बेस्ट सेलर हो गई, जमकर बिकी। उसके बाद में द सीक्रेट जैसी किताब रोंडा बर्न ने उससे इंस्पायर होकर लिखी। बहुत सारी किताबें उसके बाद में आई, बहुत सारे विचारक उनसे प्रेरित होकर आए। उस व्यक्ति, वो तो मर गया, उसको तो किताब भी छपवा नहीं पाया था वो व्यक्ति, उसका काम मरा क्या? ये होती कीर्ति। जैसे निकोला टेस्ला। और इसमें आप बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हैं। आज ओशो को सबसे ज्यादा कंज्यूम, आज जय कृष्ण मूर्ति को सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। अच्छा लगता है मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस छिछले वक्ताओं को सुन रहे हैं, जय कृष्ण मूर्ति को आज बहुत तेजी से सुना जा रहा है, और उनसे कई वक्ता जो है इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन वो वैलिडेशन उनको उस समय पर नहीं मिला जिस समय पर मिलना चाहिए था। मिला भी होगा एक क्लोज सर्कल में, लेकिन जो आप कीर्ति की बात करते हैं, इसकी चमक दिन दूनी रात चौगनी बढ़, जैसे कोयला दबे 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 हीरा बन जाता है ना। ये प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि जिसके पीछे ज्यादातर लोग भाग रहे हैं, जो इससे उठकर कीर्ति की तरफ भागेंगे उनको, और कीर्ति ही हमारे यहाँ महत्व की मानी गई है। वो आगे आप रहो ना तो भी क्या रह रहा है, आप नहीं है तब भी क्या रह रहा है? आपका कार्य, आपका काम रह रहा है, आपका गाया हुआ। किशोर कुमार को आज भी आप वो सैयारा का किशोर कुमार वर्जन आ जाता है, ये कीर्ति है ना। वो ऐसा नहीं कि बहुत अद्भुत रचना हो गई। किशोर कुमार से जो कनेक्ट करते हैं उन्हें लगा कि हाँ ये उस मिजाज का म्यूजिक है, उस मिजाज की आवाज है, बड़ा रिजेंबल कर रहा है, बहुत क्लोज है, ये कीर्ति है उस व्यक्ति की। तो नई चीज में हम उनको सुन पा रहे हैं दोबारा, कितनी तेजी से प्रसिद्धि मिल गई उस चीज को। ऐसे ही आप लेखन में देख सकते हैं, आपकी जो भी स्किल्स आपने डेवलप की है, आपके इंटरव्यूज आने वाले समय में, आज भी ओशो के जो कुछ पत्रकारों ने इंटरव्यू लिए थे वो सबसे ज्यादा वायरल होते हैं।
सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। वो पत्रकार बेचारे रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, खत्म हो गए होंगे, उनके साथ के कई पत्रकार रहे होंगे, आगे रहे होंगे, पीछे रहे होंगे, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर पत्रकारिता और पॉडकास्टिंग में हिट होने को ही आप महत्वपूर्ण मानते हैं तो 50 साल पहले का वो इंटरव्यू देखिए जो आज भी वायरल है। जी जी। कोई और प्रसिद्धि उसके सामने लगती है क्या? नहीं लगती ना। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और कीर्ति के फर्क को समझिए और कीर्ति की तरफ बढ़िए, पहली चीज। दूसरी बात, और एनएसडी वाली जो बात बार बार रुक जा रही है अब आप बता दीजिए। जी बता देता हूँ। एनएसडी में मैं गया और एनएसडी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बड़ा सा मंच बैठा था, मैं क्लासिकल सिंगिंग भी सीखता था उस समय पे, और इसीलिए सीख रहा था। मैं ताइक्वांडो में रेड बेल्ट हूँ, 3 स्टेट खेले मैंने, और मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा गंधर्व महाविद्यालय से। बहुत मतलब ये थोड़ा थोड़ा, इसको ऐसा मत सोचिएगा कि अरे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हर जगह घुसने का प्रयास किया और ठीक ठाक खेला और ठीक ठाक समय दिया उसमें, लेकिन ये है कि किसी चीज में टिक नहीं पाया। तो मेरे पिताजी की ये चिंता बड़ी रहती थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि किसी एक चीज में टिकते नहीं हो। ये एक चीज ऐसी आई पत्रकारिता जो आपने पूछा, देखिए मैंने कितने सारे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, आज तक नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सहज भाव से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ, ना मैं नौकरियों में टिक पा रहा हूँ, ना मैं काम में टिक पा रहा हूँ, ना ही मैं कोई पत्रकारिता में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी का हो गया हूँ कि कांग्रेस का हो गया हूँ कि किसी और दल का हो गया हूँ। और प्रसिद्धियां, पत्रकार ऐसे ही तो प्रसिद्ध है ना आजकल, या तो इस तरफ है या उस तरफ है, और तो कोई बीच का पत्रकार है नहीं, उसको तो माना ही नहीं जाता है। बोले तुम काहे के पत्रकार हो भाई, तुम कौन सी पार्टी के पत्रकार तो मैं तो हूं ही नहीं इसमें, लेकिन सहज भाव से बाहर चला जा रहा हूँ, ठीक ठाक चल रही है। विश्वास करिए मेरी पत्रकारिता ठीक चल रही है और आनंददायी चल रही है, लेखन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा भी लेखक नहीं हूँ कि लोग बोले अरे जाने माने लेखक, आप बोले जाने माने लेखक डॉक्टर प्रवीण तिवारी मेरे साथ मौजूद है, ऐसा भी कोई लेखक नहीं। मैं प्रोफेसर भी हूँ, मैं पीएचडी गाइड भी हूँ मास कम्युनिकेशन का, वो मेरा एक अलग परिचय है, वो आ ही नहीं पाया इस बातचीत में। लेकिन मैं ऐसा एकेडमिशियन भी नहीं हूँ कि लोग कहें प्रोफेसर साहब जो मास कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। अब जब मैं एनएसडी में ये सारी चीज़ें और सोच विचार लेकर गया कि मैंने ताइक्वांडो सीख लिया है, क्लासिकल सिंगिंग सीख ली, एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, दिखने में तो माशाल्लाह बहुत लोगों से बहुत अच्छा हूँ। अब मैं जब जाके खड़ा हुआ, अच्छा डिक्शन था मेरा, उर्दू पे मैंने उस समय तक पढ़ते पढ़ते कमांड बना ली थी। तुगलक का जो गिरीश कर्नाड साहब का नाटक है उसका डायलॉग बोला, फिर कुछ एक गाना बोला मैंने, हालांकि छोटा ख्याल गाया था, भूपाली के बजाय बागेश्वरी गा दिया गलती से। राम गोपाल बजाज साहब डायरेक्टर थे उस समय पर, तो साहब बच्चा था मैं, और मैंने बाहर देखा दाढ़ी बढ़ाए हुए 20-20, 25-25, 30-30 साल के लोग जो है वो एनएसडी अटेम्प्ट करने के लिए आए थे, रेपरेटरी में काम करने वाले आए थे। तो हमारा कहाँ नंबर लग रहा है, ये भी मनोभाव था। तो नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब गए बड़े निराश भाव से। तो वो कहानी जो मेरे दोस्त ने कहा, राजेश ने कहा, और मैंने शुरू कर दिया। अब साहब 6 साल बाद आई है ये, 1999 का 2005 में आई है एग्जैक्ट 2005। मार्कंड अधिकारी जी ने सब टीवी के बाद में जनमत का निर्माण किया। जनमत में मेरा कार्यक्रम था नया दिन नई बात। मैं इस समय इन 6 सालों में बड़ा अच्छा एंकर बन गया, मुझे पता ही नहीं लगा। बड़ा अच्छा का मतलब सॉरी, लोग जानने लगे मुझे, और लोगों को लगने लगा कि ये बड़े कमाल के एंकर हैं, या इस तरह का कुछ लोगों का मनोभाव रहा। हुआ तो कभी नहीं, कमाल का एंकर मैं कभी नहीं रहा। तो इस शो में मेरे पास एक गेस्ट आए, और ये बाय चांस आए, ना मेरी चॉइस थी ना मुझे पता था। उनका नाम क्या था? राम गोपाल बजाज। फुल सर्कल हो गया। बजाज साहब का इंटरव्यू मैंने किया, बहुत शानदार इंटरव्यू रहा, बड़े खुश हुए और बहुत प्रसन्न हुए। फिर हम दोनों कॉफी पे बैठे, जैसे हम आप बैठे, एकदम एक क्लोज रूम में। दिव्या भारद्वाज मेरी को एंकर थी, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है आजकल। तो दिव्या, मैं और राम गोपाल बजाज साहब। मैंने कहा सर मैं आपको पकड़ना चाह रहा था बहुत दिनों से। बोले हाँ बताइए। मैंने कहा आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोले हैं कैसे हो गया? बोले मैंने कैसे कर दी जिंदगी बर्बाद, और आपकी जिंदगी बर्बाद कहाँ है? उन्होंने ये भी मैंने कहा नहीं, मैं एनएसडी के लिए आया था, आपने मेरा सिलेक्शन नहीं किया। आप मेरा सिलेक्शन कर लेते, आज 5 साल में तो मैं स्टार बन गया होता। खूब हंसे साहब, और उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही, आपके वैलिडेशन से लेके, चुनौती से लेके, हर सवाल का जवाब इसमें। तुम्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए। आज तुम जो कर रहे हो ना, ये एनएसडी से हर साल 20 लोग निकलते हैं, और हर साल 2000-3000 लोग यहाँ आने का प्रयास करते हैं, और हर कई सदियों से जो बैचेस निकल रही हैं उसमें 8-10 नाम तो तुमको पता है जिनके नाम पर लोग आते हैं, लेकिन बाकियों का क्या होता है? और जैसे जैसे समय बीता, मैं कई लोगों को पास से जान पाया,
शिवर्धन त्रिवेदी मेरे बड़े भाई हैं जो सनसनी एंकर करते जी, जी, हैं जी, एबीपी जी, पे, जी। वो खुद एनएसडी रेपरेटरी के हेड रहे हैं। उनकी वजह से भी मुझे, और आशु दादा खुद एनएस, दोनों सेम बैच के हैं, और इनकी वजह से मुझे एनएसडी के कई लोगों और उनकी ज़िंदगी को जानने का मौका मिला। इस पूरी जर्नी में मुझे राम गोपाल बजाज साहब की वो बातें सुन के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने सचमुच मेरा बहुत भला किया। मेरा मिजाज अगर वो नहीं था और मेरा मिजाज कोई और था जिसमें मैं सहजता से बहा, तो उन्होंने मुझ पर एहसान किया। बोले तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कि कितनी चुनौतियां हैं और कितने लोग फाके में घूम रहे हैं, और तुम जो कर रहे हो, सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि तुम कोई छोटा काम कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और वो तो वो समय था, उसी प्रोग्राम के मैंने 110 एपिसोड किए, और राम गोपाल बजाज साहब हो, किरण बेदी हो, प्रकाश झा हो, दलेर मेहंदी हो, मिका सिंह हो, मोहित चौहान, मतलब ऐसे कुछ नाम याद आ जाते हैं मुझे क्योंकि इनके शुरुआती दौर के वो थे। 110 सेलिब्रिटीज के मैंने इंटरव्यूज उस समय किए, जब मैं करियर के 6 साल ही 7 साल ही पूरे कर पाया था। जनता बोले सेम मेरा एक शो था, जो पब्लिक शो था, उसमें मैंने करीब 110 115 एपिसोड किए, जिनमें मैंने देश के इतने बड़े पैनलिस्ट जिनको आज इमेजिन नहीं कर सकता कोई 1-to-1 इंटरव्यू में, वो मेरे साथ वहाँ पर सड़कों पर खड़े होकर, लोगों के बीच में खड़े होकर कई लोगों ने किया, क्योंकि कई मंत्री बन गए हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, कई प्रवक्ताओं की, जिनको आप बड़े प्रवक्ता के तौर पर देखते हैं, उनके करियर की शुरुआत मेरे साथ लाइव इंडिया, फिर बाद में जनमत बन गया था, तो उस दौरान हुई। तो ये लाइफ का एक ऐसा फेज रहा जिसने मुझे सिखाया कि राम गोपाल बजाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एनएसडी में नहीं होना भी तुम्हारे बड़े फायदे का सौदा है, और एनएसडी में हो जाता, और ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और मेरी दाढ़ी नहीं होती और मूंछ नहीं निकल पाती तो मैं बिना मूंछ का भी रहता, अब मैं कभी दाढ़ी रख लेता हूँ कभी नहीं। ये सब सोचते हुए जिंदगी बिताने का क्या मतलब है? आप कर क्या रहे हो? और दूसरा, हाउ सेटिस्फाइड यू आर। तीसरी बात यह है, जो मेरा सब्जेक्ट भी है, और मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक इसको कनेक्ट करें। आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है मानसिक रोग, मनोरोग। मनोरोग की रेंज यहां से यहां तक का स्पेक्ट्रम है, कोई अंदाजा नहीं। आप, ये और कोई, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन सब में क्या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, इनको नींद कितनी आती है, डिप्रेशन, हम बोलते तो हम डिप्रेशन को जानते नहीं, भगवान ना करे किसी को उसकी हल्की झलक भी मिले, बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये एंजाइटी अटैक, हम लोग कहते हैं हम बड़े एंजाइटी में, लेकिन आपको पता नहीं, एंजाइटी अटैक एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी सुध-बुध नहीं होती, कोई रीजन नहीं होता उसमें, आपको कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन आप बेचैनी की इंतहा पर होते हैं, और दवाई गोलियां फिर उसका निदान होती है। आज कई लोग हैं जो इन सारे प्रपंचों के बीच में इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ क्या है। मैं धारा प्रवाह आपसे बात कर रहा हूँ, या आपसे बात करते हुए आज भी मैं 20 साल पुरानी किसी बात को एंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे वही आनंद आ रहा है कि मैं बजाज साहब के साथ बैठा हूँ, कि मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ, कि आज उन्होंने मुझे वो बात बताई है, वो मेरे मस्तिष्क में उतनी ही ताज़ा, उतनी ही साफ है। मेजॉरिटी में आज का एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत सारे लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। नशा एक माइल्ड मेडिसिन का काम करता है, माइल्ड मेडिसिन है जो कि जहर है एक्चुअली। वो एक फौरी राहत है, लेकिन आप अगर ये मैं क्यों बात अचानक से लाया हूं, वो समझ लीजिए कि ये कल्चर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा इसमें एक बूम आया है, तो ये यूं ही नहीं है। जिस मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा महत्व की बात है। आप जिस वैलिडेशन के चक्कर में लगे हैं, आप जो भी मैनिफेस्टेशन करके जो भी पाना चाह रहे हैं, उसके झूठे मैनिफेस्टेशन चाहे जितने कर लीजिए, आप चाहे किसी से आगे निकलना चाह रहे हो, चाहे आपके मित्र कहीं आगे निकल गए हों, किसी और को कंपेयर करते हो आप कहीं, इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण आप एक प्रैक्टिस और करिएगा, कई बातें बताइए। रात में आज सोइए, आंखें बंद करिए, और कुछ देर का ये मेरा रियाज है, और ये मुझे बहुत सुकून देता है। आप आजमा सकते हैं, अगर किसी को अच्छा लगे तो खूब कर सकता है इसको, और कोई इसमें नुकसान भी नहीं है, और ना ही कोई बाबा की सिखाई हुई प्रक्रिया है। आंखें बंद करिए, सोते हुए कुछ देर, शरणानंद जी का बयान है, मैंने उन्हीं से, मतलब वो 72 में उनकी महासमाधि हो गई थी, उनकी कैसेट के माध्यम से सुना। जीते जी मर जावे अमर पद पावे। अब समझने वाला ना समझे तो बोले अरे क्या मर जाए क्या? जीते जी मर जावे, जीते जी मरने की कला, ये अध्यात्म में बड़ी चीज होती है। अब इसका व्यवहारिक फायदा मानसिक स्वास्थ्य के लिए समझिए। सोते वक्त आंखें बंद करके ये विचार करिए कि
गया मैं तो, बस ये आंखें बंद हुई और ये प्राण निकल गए। और इसको सीरियसली फील करिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, थोड़ा तेज 3-4 डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, लंबी सांस, ताकि मन और चित्त जो है आपका शांत हो जाए। ये चित्त वगैरह इस पर कभी और आप मुझसे बात कर लीजिएगा कभी समय मिले तो। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रिलैक्स होकर सोते हैं, इसी चिंतन में आइए कि आप मृत हो गए। मरते ही सबसे पहले क्या होगा? आप आज गए, जाते ही क्या होगा? जाते ही सबसे पहले आपके जो डिपेंडेंट हैं उनकी चिंता, वो पहली होगी आपकी। जी। होती ही है सबकी, सबको होती है। बीवी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, जिसके जो भी होंगे उनका क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद में काम, अरे तेल लेने गया काम, जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरे पॉडकास्ट के कितने व्यूज आएंगे, मेरी कंपनी में कितना पैसा आएगा, का क्या करूंगा मैं? हो ही नहीं आप, चलेगा ये सब, कुछ नहीं रुकेगा। कोई और पकड़ेगा, कोई और खींचेगा, किसी का और संघर्ष होगा, और आपका परिवार जो है वो पहले तो बहुत रोएगा। सबसे माँ, सबसे जो मैंने सीरीज बताई थी, माँ बाप पत्नी, यही सीरीज सबसे ज्यादा रोएगी। फिर नाते रिश्तेदार, फिर मित्र, अरे बहुत अच्छा आदमी था, फिर फेसबुक पे डालेंगे, अरे रिप यार, और मेरे भाई कल ही तो मिला था, अरे भाई तू तो बहुत आगे बढ़ने की बात। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वहां पर निकालते हुए दिखाई देंगे कि देखो ये तो मर गया, मैं आज भी जी रहा हूँ। थोड़ी देर की उनको राहत मिलेगी। आप और डीप जाइए, आपके जाने से क्या खत्म हो रहा है? आपके जाने से जो आपका 1 महीना, 13वीं, 1 साल तक जो कुछ चलेगा, वो सारी होंगी, सब भूल जाएंगे। सबको अपना घर चलाना है, आपकी पत्नी घर चला लेगी, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो आपसे नहीं चल रहे, आपके माँ बाप का भी सब कुछ हो जाए। सबका सब होता है, किसी के होने से, इमीडिएट जाने से किसी का कुछ नहीं रुकता। पहले तो इस सत्य को गहरे से आभास करिए। जब आप इस चीज का आभास कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ स्पष्टता समझ में आ जाएगा कि आप उतने महत्व के भी नहीं है जितने महत्व का बोझ आपने अपने दिमाग पर डाल रखा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग पर जो इतना तनाव, आप सुबह से शाम तक उठे हैं, आज जाना है, ये डॉक्टर तिवारी का करना है पॉडकास्ट, और उसके बाद 5 पॉडकास्ट और करने हैं, और फिर उसके बाद इसको डालना, फिर मुझे वो अपनी कंपनी में भी बात करना है, और फिर वहां मीटिंग भी करना है, फिर इसको, फिर वो क्लाइंट भी पकड़ना है। चल रहा है ना, लेके जाते हैं ना घर पे। लेकिन ये एक झटके में कुछ भी नहीं है उस समय जब आप सो रहे हैं। और जब आपको ये गहरे से एहसास होता है कि आपके बिना कुछ रुकने वाला नहीं है, तो सबसे पहले तो आप मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां मीटिंग करने मत जाइए, आप यहाँ 5 पॉडकास्ट मत करिए, आज डॉक्टर तिवारी के साथ बात मत करिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। लेकिन इससे इतर जो भी कुछ सोच रखा है उसको, ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सारे दर्शकों के लिए कह रहा हूँ कि वो समझें इस बात को कि आप जो भी मनोभाव में है उसको छोड़िए। अगर समय हो तो छोटी सी कथा से इसको, इसी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये कथा है, ओशो ने शायद सुनाई थी, और बहुत लोग इसको सुनाते हैं। एक व्यक्ति थे, वो लकड़हारे थे, एक बाबा आए, बाबा ने उसको बोला कि भैया चलोगे मेरे साथ? बोले बाबा मैं परेशान तो बहुत हूँ, जाना चाहता हूँ, पर बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, लकड़हारा हूँ, कैसे काम चलेगा? बोले मैं देख लूंगा इनका। बोले हैं आप देख लोगे? बोले हाँ विश्वास कर देख लूंगा। तो बोले बाबा 1 दिन का समय दो। फिर जाते हैं घर, फिर वापस आते हैं। बोले बाबा मन तो बेचैन हो रहा है, इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इनका, बहुत सुबह शाम लकड़ी काटता हूँ। बोले चल मेरे साथ चल, मैं देख लूंगा इनका। तो बात मान के चला जाता है। आधे रास्ते में मन बड़ा होता है, अरे नहीं कैसे हो जाएगा, कैसे, ये बाबा तो किसी से बात भी नहीं कर रहा है, इसके क्या कॉन्टैक्ट होंगे, खुद ही खाने के ठिकाने नहीं। बाबा हो तो जाएगा। अरे बोले मैं देख लूंगा, बोल तो दिया। लेके चले जाते हैं, तपस्या करता है, मन शांत होता है, वासनाओं से जाता है, धीरे धीरे चीजें भूलना शुरू, वही जो मरने की कला मैंने आपको बताई। बाबा वो फिर बीच में कभी आता है, बाबा हो गया होगा उनका कुछ। अरे बोला तो सही, मैंने करवा दी है व्यवस्था, हो गया सब। यार बाबा कह रहे हैं, और देखा कि इनके पास में लोग आते हैं और ये आदमी प्रभावशाली है, विश्वास पड़ा कि नहीं यार, धीरे धीरे चीजें भूल गया। बाबा एक दिन कहते हैं भाई किया कि नहीं किया, पता करने जाना है कि नहीं? तो बोले हाँ जाना तो है बाबा, मन में तो कभी कभी आ जाता, ध्यान में से बहुत मन नहीं करता, अब तो इतना समय हो गया है, 10-12 साल बीत गए। बोले जा देखा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ चुकी है, कोई पहचानता नहीं। जाते हैं तो जहाँ झोपड़ी थी वहाँ पे बड़ा सा घर देखते हैं। बोले यार ये किसने मेरा घर खरीद लिया? तो एक बच्चे को बुलाते, बोले यहाँ पे वो अपना नाम बताते हैं कि वो रहते थे उनका। हाँ बोले उन्हीं का घर है। अच्छा उनका घर है? बोले क्या चल रहा है? ये सजावट है। बोले उनकी बिटिया की शादी है आज।
फिर वो जाते हैं, एक जो बच्चा रहा होगा उस समय जवान हो जाता है, जो इनको नहीं पहचानता, उससे पूछते, बोले क्या कहानी रही है? बोले साहब इनके पिताजी लापता हो गए थे। जिस दिन लापता हुए उस दिन से ही घर में बहुत मातम का माहौल हो गया। फिर बेटा जो है वो सेठ जी के पास गया और सेठ जी ने उसको दुकान पे रख लिया। माता जी ने जो है सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। बेटी ने भी कुछ आसपास काम और पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। बेटे ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे सेठ के यहाँ पर, तो उनको पसंद आ गया, उसने लड़की की शादी कर दी, दामाद हो गए उसके। फिर बिटिया ने पढ़ाई कर ली, अब बिटिया की शादी दूसरे नगर के सेठ के साथ में हो रही है। और साहब आप तो ये तो नगर सेठ ही हो गए। मेरे भी अभी ऐसे सुनते सुनते काल्पनिक कहानी है, लेकिन लगता है कि इसकी सत्यता में जरा भी संदेह मत रखो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं रुक रहा है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि जो बाबा कह रहे थे कि मैं देख लूंगा का मतलब है सारी जकड़ने तो तू है, तूने जकड़ रखा है सबको। ये जो तुझे लगता है तू कर लेगा, इसकी वजह से वो सब लोगों की जो संभावनाएं हैं उनका क्या करेगा? सबको उड़ान भरने दो, वैलिडेशन के चक्कर में मत लगो। सारे लोगों के अपने वैलिडेशन, जो आपसे वैलिडेशन चाहते हैं ना, पिताजी चाहते हैं ना, तो पिताजी की संभावनाएं खत्म हो गई है क्या? उनको भी तो उड़ने दो, किसी उम्र के हो। माँ की उड़ान खत्म हो गई है क्या? पत्नी की उड़ान खत्म हो गई है, बच्चों की उड़ान। अरे आप वैलिडेट करो उनको, ना उन पे प्रेशर आने दो, ना खुद पर प्रेशर लो, और जीते जी मर जावे हमार पद पावे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया वैलिडेशन को। अब ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ये मेरी लिस्ट में तो नहीं है, पर आपके बोलते बोलते मेरे मन में आया। ऐसे ही सवाल अच्छे होते हैं। सो आप पत्रकार भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और आपने इतने लोगों से आपका कनेक्शन भी है। तो जब आपके मन में कोई सिद्धांतों का टकराव होता है तो आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये एक बड़ा गूढ़ विषय है और बहुत गंभीर सवाल है। इस सवाल को समझने में बहुत लोगों को समय लग जाएगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको पढ़ते हैं, आप निजी जीवन में कई चीज़ों से, ये आपके निजी जीवन से निकला और अपने अंतर्मन से निकला सवाल है। ये साइकोलॉजिस्ट की भाषा है। सिद्धांतों, कॉग्निटिव डिसोनेंस आपने सुना होगा कई बार। सिद्धांतों का टकराव जो है वो तभी है जब आप सिद्धांतों को जानते ही नहीं है। आपके बनाए हुए प्रिंसिपल्स, मेरे बनाए हुए प्रिंसिपल है कि मैं ये खा सकता हूँ, मैं शराब पी सकता हूँ, मैं तंबाकू खा सकता हूँ और इससे कुछ नहीं होता, फिर मैं मैनेज कर लूंगा, मैं प्राणायाम कर लूंगा, मैं गर्म पानी पी लूंगा, ये कर लूंगा। मैंने अपने सिद्धांत बना लिए। सिद्धांत नहीं बनाए, मैंने अपने लाइफस्टाइल को, जैसे मैं जी रहा हूं या जैसा भी मैं जिन चीजों को नहीं छोड़ पा रहा हूं, उन चीजों को मैनेज करने के लिए मैंने एक खाका तैयार कर लिया है। आप रियलिटी में क्या होना चाहिए, एक आदर्श सिद्धांत भी होते हैं जो सबके लिए, जिनके लिए उपनिषद लिखे गए, वेदांत लिखे गए, इतनी संहिताएं लिखी गई हैं, वो सबके लिए बनाए गए जेनरिक सिद्धांत जिनको कहते हैं। जैसे हमारा संविधान समझ लीजिए कि उसमें सबके लिए अधिकार है और कर्तव्य है। आपके बनाए हुए मॉड्यूल से जब ये जो फिक्स मॉड्यूल है जो सबके लिए है, ये आमने सामने आते हैं और इनकी कुछ चीजों से आप मिसमैच करते हैं, तो आप कहते हैं सिद्धांत का टकराव हो रहा है। सिद्धांत तो सबके लिए एक है। सिद्धांत सबके लिए क्या है? सबसे पहला सिद्धांत आपके मन में क्या आना चाहिए? मैं प्रश्न के बजाय सीधे जवाब पर आता हूं। आपके मन में सबसे पहला सिद्धांत आना चाहिए, क्या मैं इस सवाल के जवाब के लिए निकला हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं, क्यों हूं, मेरा सत्य स्वरूप क्या है? यही हमारे उपनिषदों और वेदांत का सबसे प्रमुख सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या मैं आनंदित हूं, क्या मैं खुश हूं? सिंपल, एम आई हैप्पी? और हैप्पीनेस के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज से जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी ना, आपने मुझसे बात कर ली, हो गई बातचीत, इसका जो भी उत्साह रहा होगा ये खत्म होगा, आगे कभी होगा कुछ इससे या किसी और से बात कर रहे होंगे, उसका उत्साह थोड़ी देर के लिए होता है, खत्म हो जाता है, फिर अगेन आपको नई चीज की। ये आपके सारे भोगों पर, पांचों इंद्रियों के भोगों पर ये बात लागू होती है कि आप जो चीज कर लेते हैं उसके रेपिटेशन की तरफ जाने का आपका मन करता है और कुछ समय के लिए उससे विरक्ति हो जाती है, उसको भूल जाते हैं, तो आप तो रेपिटेशन के सर्कल में लगे हुए हैं। आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? आपको सिंपल 2-3 बहुत क्लियर सिद्धांत लाइफ में रखने हैं। पहला तो मुझे स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने का मतलब ही ये है कि आप ये स्थूल शरीर नहीं है, आपके मन में जो चलता है उसको विराम देकर आपको अपने भीतर अपने आत्म तत्व को जानना है। बड़ा गहरा और गूढ़ भी, लेकिन आपका सवाल बड़ा गूढ़ है। इस सवाल को मैं इतने संक्षेप में या निपटा, लेकिन क्योंकि आपने उठा दिया है तो मैं इसको 2-3 बिंदुओं में समाप्त कर देता हूँ।
आप स्वयं को जानिए, जानने का प्रयास करिए। उसकी बहुत सारी विधियां हैं, ध्यान उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। साथ ही साथ में आपको खुश रहना है। खुश रहने के लिए आपको सिंपल है, खुश कैसे रहना है। सबसे पहले आएगा, अरे खुशी की तो तलाश है, आपने बोल दिया खुश रहना, कैसे रहने। अरे भाई, खुशी तो तुम्हारा मूल रूप है। तुम्हें दुखी नहीं होना है तो तुम खुश हो। तुम्हें खुश रहने के लिए प्रयास नहीं करना है। तुम जो खुश होना को क्या कहते हो, दुखी नहीं हूं तो खुश हूं, यही है ना। और दुख कहां से आ रहा है? दुख तो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो आरोपित है। बुद्ध का सिद्धांत बड़ा सिंपल है ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। यही तो सिद्धांत है उनका, वो इसी पे वो बुद्ध है। वो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो दुख है, चलो मान लिया दुख है। दुख का कारण है, कारण जानो, कारण को आइडेंटिफाई करो। सिद्धांतों का टकराव क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उस कारण को चिन्हित कर लो। उसका निवारण भी है। अब आपका किस पर्टिकुलर चीज से, उदाहरण से समझ लीजिए कि मेरा सिद्धांत है मुझे ऐसे ही पैसा कमाना है, ये मेरा प्रिंसिपल है। नहीं, मैं मेहनत कड़ा पसीना बहा के ही पैसा कमाऊंगा। लेकिन साहब सामने से कोई आया, भाई मेरा वो काम कर दे, वो मेरे को सलाह दे दे और ये इतना सा रास्ता बता देगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दे दूंगा, जो तुम्हारे 10 दिन पैसा, जिसको कंसल्टेंसी कहते हो, जो मैं करता हूँ जो आप करते हो, ठीक है। एक है भैया कुछ मत कर, वो वहां पड़ा हुआ उठा के लिया। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं और सब तीनों तरीके से और कई तरीकों से लोग पैसा कमा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत चर्चा में रहता है, हमेशा रहता है। इधर ईडी की रेड, उधर ईडी की रेड पड़ती रहती है, वो भी तरीका। और ज्यादातर बड़े बड़े लोग, बड़ी गाड़ियां, जो वैलिडेटेड लोग हैं ना, उनका यही वाला तरीका ज्यादातर है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसे वाले लोगों के खिलाफ बोलना भी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छे से पैसा कमाने वाले लोग भी हैं। आपके सिद्धांतों का टकराव पैसा कमाने के तौर तरीकों से आ सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, हो सकता है किसी और पर, ये निजी जीवन पर भी लागू होता है, पारिवारिक संबंधों पर भी लागू होता है, बहुत सारी चीजों पर लागू होता है। कि मैं शादीशुदा हूं, किसी और स्त्री से संबंध रख सकता हूं, मेरे सिद्धांतों का टकराव हो रहा है। क्या सिद्धांतों का? एक सामाजिक परिवेश है, एक तुम्हारी निजी और निजता का विषय है। दोनों चीजों के बीच में टकराव होगा। तुम्हें पहले दुख है, इससे दुख उत्पन्न हुआ, दुख है, दुख का कारण है, तो कारण को आइडेंटिफाई करो ना, और निवारण है तो एक तरफ जाओ ना। तुम अपनी चीज को चिन्हित कर लो, मुझे पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे इस पैसे से मिलने वाली खुशी चाहिए थी, वही अल्टीमेटली निकल के भी आएगा। तो उस खुशी को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, तो मैं काम कर रहा हूं। जैसे मैं कई बार कहता हूं, और यह निराभिमानता पूर्वक आपके मंच पर भी कह रहा हूं, मुझे पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके आते हैं, मैं बता भी सकता हूं, मैं खुद भी कर सकता हूं। बहुत सारे तरीके आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को कमाते हुए देखा है, लेकिन मैं झिझकता हूं। जिन सिद्धांतों का आपका टकराव है, उन सिद्धांतों का मेरा भी टकराव है। मैं कई तरीकों को ठीक नहीं मानता। हो सकता है कि वो ठीक हो, उतने गलत ना हो, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों के लिए भी नौकरी कर चुका हूं जो उन सिद्धांतों से ही मुझे कमा कर देते थे। तो उसका ही अंश मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं इस बात में खुश था कि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, और मेरे काम में मैं बिल्कुल पारदर्शिता रखता हूं, ईमानदारी रखता हूं। तो ये मेरा सिद्धांत हो गया। अब जो आप सिद्धांतों के टकराव को विषय उठा रहे थे, वो क्या पता नहीं मूल बिंदु उसका इसमें समाहित हो पाया, नहीं हो पाया। लेकिन मेरा कहना सिंपल ये है कि आपको दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, कि सिद्धांत को लेकर चलना चाहिए। आपको प्रसन्न रहना चाहिए, स्वयं को जानना चाहिए। ये मूल सिद्धांत है मानव मात्र के। बाकी जो सामाजिक सिद्धांत है उनको नहीं तोड़ना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस समाज ही आपको बेवकूफ बनाने पर तुल जाए। एक आप कारपोरेट वर्ल्ड के आदमी हैं, कारपोरेट वर्ल्ड में ऐसी कई चीजें हुई हैं, कई साजिशें हुई हैं, जो मैं मानता हूं कि जिनकी वजह से लोग जो हैं वो आज ट्रैप में हैं, बहुत सारे लोग, और उनको उन्मुक्त होने की जरूरत है। जैसे नौकरियों में फंसे होना लोगों का, खुद का व्यवसाय न कर पाना, ये भी एक तो उनको बार बार एनकरेज करते हो, अपना काम करो, अपना काम करो, लेकिन उन्हें एहसास भी कराते हो कि अबे तू नहीं कर पाएगा, यही करना है तुझे जिंदगी भर। ये कुछ ट्रैपिंग्स हैं जिनको और डिटेल में कभी समझ लिया। श्योर। अच्छा, वैसे तो हमने काफी बातें की जो सिलेबस में थी, जो नहीं भी थी। आपने एक किताब लिखी है, इनोवेट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे किताब लिखी है आपने। तो इस किताब को लिखने के पीछे का इंस्पिरेशन और मिशन क्या था? हाँ, ये बड़ा महत्व, बल्कि हम इस पे बात करने इनोवेट इंडिया, इनोवेशन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं लाइफ में। आपने जो सिद्धांतों की जितनी भी बातें करी ना, उसको इनोवेशन एक शब्द में आप डाल लीजिए। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, बी इनोवेटिव। जितने बड़े बड़े नाम देखेंगे आप, उन्होंने कोई इनोवेशन का मतलब क्या है?
जो चीजें चल रही हैं वही चल रही हैं, उसको नए तरीके से आप रख रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किसी समस्या का निदान रख रहे हैं, ज्यादा सहज एक्सेसिबल बना रहे हैं, सस्ता बना रहे हैं, अप्रोचेबल बना रहे हैं, ऐसी चीजें जो अप्रोच में नहीं थी बहुतायत में लोगों के, जैसे जियो ने किया, जियो मोबाइल की और इंटरनेट की, ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये हो गया इनोवेशन की एक मोटी मोटी डेफिनेशन। मुझे ये एहसास हुआ कि हम जब भी इनोवेशन की बात करते हैं तो भारत में एप्लीकेशन बनाकर कुछ इनोवेट कर देंगे, ये सोच बच्चों की चलती है। एप्लीकेशन तक ही क्यों सीमित हो, वहाँ एप्लीकेशन सिलिकॉन वैली में बन गई, यहाँ भी एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं, बस इसी से बना लो जो बनाना है। आप इनोवेशन कर सकते हो। H2O मंत्रा का मैंने जिक्र किया, मैं खुद उस कंपनी का हिस्सा हूँ, उसकी शुरुआत करी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि स्टार्टअप्स को, और ज़मीनी पानी का काम करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का काम होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स सब हैं। शायद डॉक्टर शैलेश करकवाल उसके फाउंडर हैं, मुझे भी सहयोग करने का अवसर मिला। तो ये इस जर्नी ने मुझे बताया कि आपको कई ऐसे अनुभव हुए हैं जिन अनुभवों को आपको साझा करना चाहिए उन लोगों के साथ में जो नए नए ये जो एक तरीके से गुब्बारा फूला स्टार्टअप का, मैं गुब्बारा बोलता हूँ इसको, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं। उस किताब में मैंने बार बार कहा है कि ये आपको निकाल सकता है, एमएसएमई को लेकर सोच आपको आगे निकाल सकती है, बेरोजगारी को खत्म कर सकती है, आपको बड़ा आदमी बना सकती है। लेकिन इसे गुब्बारा इसलिए मानता हूँ कि इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उसको डेवलप नहीं, इनोवेशन के सही मायने नहीं समझा पा रहे हैं। इन मायनों को समझाने के लिए मैंने कई कहानियों को लिया जो मुझे लगा कि उस सिद्धांत पर जो मैंने सीखा उन सिद्धांतों के आधार पर काम कर रही हैं। फिर मैंने ये देखा कि कुछ लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं। फिर मैंने देखा आइडिएशन को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चिंताएं आती हैं, वो आइडिएट क्यों नहीं कर पाते हैं। और आइडिया निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको आज लगता है प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक मक्खी है बार बार मंडरा रही है, आइडिया निकाला कि क्या किया जाए, इसका स्थायी निदान क्या किया जाए, तो कोई स्प्रे होना चाहिए। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। या फिर कोई भी समस्या, आपको जब लाइफ में कोई समस्या दिखाई दे और वो जितनी बड़ी है, यानी जितने व्यापक पैमाने पर है कि सीवेज में किसी गटर में उतरने से, अभी मैंने एक इनोवेटर का इंटरव्यू किया था कि गटर में उतरने से कई सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है गैस की वजह से। तो उन्होंने रोबोट बनाए जो रोबोट उसमें उतारे जाएं, ह्यूमन को ना उतरना पड़े और वो गटर की सफाई को करें। तो ये उन्होंने एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया। अब उसको कितना एनकरेजमेंट मिलता है, सरकार के कितने उसको समर्थन और दे रही है सरकार, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जेम जिसको कहते हैं, जेम के जरिए कई खरीदियां की जाती हैं और बेहतर होने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नो डाउट अगर ये इतनी अच्छी योजना जो है ये अब भी आपको ऐसा लगता है कि इसको और राइज अप होना चाहिए और बहुत समय हो गया है क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि इसमें काफी चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। मैंने उसमें सुझाव दिए थे, अ रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर भारत, उसका सबटाइटल रखा था। तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी कि मुझे लगता है हर युवा के भीतर वो संभावना होती है। दूसरा, मुझे मेरे अंदर यही संभावना दिखती है कि मैं बोल सकता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इसकी संभावना मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। और मैं बता सकता हूँ, मैं सलाह दे सकता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ और ये भी महत्वपूर्ण काम है। इसको आप ऐसा नहीं बैठे कि फुकरे बैठे बैठे तुम जो है अपना काम किए जा रहे हो, ज्ञान पे ले जा रहे हो। तो ये ज्ञान देना, जैसे चाणक्य का अपना काम था, वो युद्ध में तलवार लेकर बेशक ना उतरे हों, लेकिन उन्होंने रणनीतियां बनाई, कूटनीति बनाई, कौटिल्य नीति लिखी, कौटिल्य शास्त्र लिखा और चंद्रगुप्त को उन्होंने शासन दिलाया, नंद को हरवा के चंद्रगुप्त को गद्दी पे बैठाया। ये उनका महत्व था। और हमारे यहाँ पर जितने बोलने वाले विचारक रहे हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, बुद्ध आप बोले क्या क्या इनोवेशन किया, क्या मेहनत की, कौन सा किला खड़ा कर, लेकिन सारे किले उन्हीं के आधार पर तो खड़े हुए। या और स्वामी विवेकानंद हैं, आदि शंकराचार्य हैं, इनको मैं बड़ा मानता हूँ और मुझे लगता है कि वो इनोवेशन की जड़ है, यानी ब्राइट थिंकिंग। आपकी जड़ों को जानना, आपके मूल तत्व को जानना। आप खुद करके देखिए इसको, आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे ना, ये जो बाहर आपको चीजें दिख रही हैं, आइडिएशन और ये नहीं भाई कैमरा ये वाला नहीं लगाना और वो स्टूडियो इतने में हायर नहीं करना है और ये नहीं करना और वो गेस्ट नहीं बुलाना और ऐसे, ये सब चीजें बड़ी सहज हो जाती हैं अगर आपने खुद पर काम किया। और दूसरा, इनमें से कई झंझटों से आप बच जाते हो क्योंकि आपको पता है कि इनका अंत क्या होना है, तो आप इस चक्कर में पड़ते ही नहीं हो और आपका बर्डन आधे से ज्यादा कम होता है और आपकी लाइफ आप अच्छे से जियोगे। ये मेरा अभी तक का अनुभव है। मेरा अनुभव हासिल करने का अगर मुझे और समय ईश्वर ने दिया और समय बिताता हूँ मैं लाइफ में, जिंदगी में, जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं ओवर एज्ड हो गया हूँ। मेरी उम्र 45 साल है अभी, एग्जैक्टली 45 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगता है मैं ओवर एज्ड हो गया। तो लोग कहते हैं अरे दिमाग खराब हो गया अभी तो ये जवान, और ये क्रिएटिव एज होती है,
इस एज को माना गया है साइकोलॉजी में भी कि 40 के बाद तो असली उम्र शुरू होती है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि 39 में विवेकानंद निकल गए थे और सारा काम कर गए थे अपना, और 32-33 तक उनका बहुत स्ट्रगल चला, और 33 से 39 में उन्होंने जो कुछ आप देखते हो ना, ये जितनी सब शिकागो की यात्रा और किताबें और संभार के मिशन बना, ये सब ऐसे 5-7 साल 8 साल के वक्फे में उन्होंने किया। ऐसे ही सारे आप लोगों की उम्र को अगर उठाकर देखेंगे तो उन्होंने पूरे जीवन को झोंका है। मैं वो नहीं कर पाया, तो मुझे समय और मिलेगा। नहीं, आपको बहुत समय मिलेगा और आप कई बार हमारे पास आएंगे और हम आपस में बातचीत करेंगे। और बट मैं आपसे ना एक चीज और पूछना चाह रहा था कि व्यवसाय जो है वो मूलतः किया जाता है प्रॉफिट के लिए, और आपको सामाजिक भाव भी रखना है, जैसे आपने कहा कि H2O मंत्रा क्या करता है और दूसरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही हैं, तो ये बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है? कितना इम्पोर्टेंट, कितना अच्छा सवाल है। अब आप बातचीत में उतर आए हो, मुझे लगता है कि अभी कैमरामैन बार बार दिखाते भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं है। ये अगला पॉडकास्ट है, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और अभी तक का सबसे गहरा सवाल है, और सिद्धांतों का टकराव भी अब मैं आपका और क्लैरिटी से समझ गया। देखिए, पैसा जिसको आप धन कहते हैं, धन क्या है पहले ये समझिए। पैसा दो तरीके से दिखाई देता है। एक तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी नेटवर्थ कितनी है, मेरी वैल्यू कितनी है, एक तो ये पैसा होता है। एक आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उससे कितना पैसा क्रिएट कर रहे हैं। पैसा क्रिएट करने का मतलब है कितने घर चला रहे हैं। जैसे आपने पैसा कमाया, आपने कंपनी बढ़ाई, अब कंपनी में आपने कहा कि प्रॉफिट और सेवाएं, तो आपके मैं 3 धड़े बांट देता हूं। एक आपकी कंपनी हो गई, आपकी निजी भावना हो गई, सोसाइटी समाज को आप क्या दे रहे हैं। तो समाज को तो आप सेवाएं दे रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, वो अच्छा है बुरा है, अगर उसका कंजम्पशन है, उसको फूड सिक्योरिटी की तरफ से या अन्य संस्थाओं की तरफ से पूरी क्लीन चिट मिली हुई है, तो उसका कंजम्पशन, हमारे यहाँ तो गुटखे का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। गुटखा किंग होते हैं, गुटखा कंपनियां जो है ना, एक एक छोटी छोटी कंपनी कई करोड़पतियों से भी बहुत आगे की कंपनियां हैं। आप ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। नहीं होना चाहिए कंज्यूम, लेकिन मार्केट है उसका। अब सामाजिक ताना बाना है, अब वो खाने वाले खा रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, इस पे क्या होना चाहिए, ये एक समाज की भावना का विषय। अब शराब की कोई देख लीजिए, जो आप कह रहे हैं, मैं तो आपके प्रश्न को और नीचे ले आया। आप तो उन सेवाओं की बात कर रहे हैं जो वाजिब सेवाएं होंगी और उनमें आप फायदा और मुनाफा कमाने की बात कर रहे हैं। मैं तो उन सेवाओं के लिए जा रहा हूँ जिनको समाज में वर्जित माना गया है। अभी नवरात्रि में देखिएगा कितने शांत हो जाएंगे पीने पिलाने। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा आप देखेंगे पैसा कहाँ से आता है। समाज में उनका कंजम्पशन है, वो चीजें चल रही है। नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। लेकिन कभी भी समाज ऐसा नहीं रहा है जो इससे विरक्त रहा हो। मेरी बात सुनकर, या मेरी ही क्या, आदि शंकराचार्य आ गए, उपनिषद लिख दिए गए, पतंजलि योग सूत्र लिख गए हैं, बुद्ध अपना संदेश दे गए, महावीर अपना संदेश दे गए हैं, नानक अपना संदेश दे गए हैं। कौन सीख लिया, किसने सीख लिया? लेकिन किसी ने तो सीखा है, समाज उसी से चल रहा है। समाज में पहले तो सामाजिक रूप से क्या चल रहा है, इसकी चिंता बहुत ज्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए हमको। ये चिंता जो है, ये हमें अपने मूल मकसद से हटाती है, क्योंकि सबको उतना ही अधिकार है। आप मुझे सुन रहे हैं, पता नहीं दर्शकों के लिहाज से सुन रहे हैं, अपने लिहाज से सुन रहे हैं, आपके जीवन में कोई मेरे लिए ये पर्याप्त है कि मैं आज 1 नहीं 2 घंटा बोलूं और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो ये मेरी सफलता है। इसी तरीके से आपने सुना, आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, तो इतनी आपकी सफलता है। बाकी यहाँ के माध्यम से जो सुन के जो पकड़ ले, वो उसका काम है। भले ही 4 लोग सीखे, इससे 10 लोग भी, मैं नहीं कहता कि इसके कितने व्यूज हो, 10 लोगों के जीवन में कोई सही बात बैठ जाए, इसका मकसद बहुत आगे निकल गया। ये वैल्यू है। और इस पर इतने क्लिक्स आए, इतना इसका वॉच टाइम रहा है, और इसने पैसा इतना जनरेट कर दिया है कि हमने इतने में इसको रिकॉर्ड किया था और इतना जनरेट कर लिया है। ये आपकी वो वैल्यू हो गई जिसको आप धन के आधार पर देखते हैं। ये आपके हाथ में नहीं है, इसको होने दीजिए। अच्छा काम किया है ना, ये चलेगा, ये तो होगा ही होगा ये। लेकिन असली वैल्यू ये है कि मैंने आज दिया क्या लोगों को। अब आप जो बात कह रहे हैं कि सामाजिक रूप से मैं पैसा कमाना भी चाह रहा हूँ और समाज का भला भी करना चाह रहा हूँ, तो जो दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है, या इन 3 पहलू के, क्योंकि आप अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाएंगे, तो निजी संपत्ति सीधे सीधे आपके लिविंग स्टैंडर्ड,
आपकी लाइफ को लेकर सोच का। मैं आज भी आता हूँ तो एक बहुत छोटी सी गाड़ी से आता हूँ, मुझसे बहुत लोग मुझे टोक चुके हैं और सच मानिए मैं थोड़ी सी बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी वही छोटी सी गाड़ी चलाता हूँ। एक गाड़ी मैंने पूरे 15-16 साल चलाई, दूसरी गाड़ी को भी 6-7 साल हो गए और बड़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ, उस पर खूब सारे मीडिया के स्टिकर लगे रहते हैं, उसका वैलिडेशन अच्छा है गाड़ी का, पर्सनालिटी है उसकी लेकिन है बड़ी छोटी सी गाड़ी। तो लोग मुझसे कहते हैं कि भैया ये ले लो, ये मेरा मुझे भाती ही नहीं और मुझे आवश्यकता भी नहीं कि आप मुझे मेरी गाड़ी से उतरते हुए पसंद करें या आप मेरे कपड़ों से, कपड़े मुझे पहनने पड़ते हैं, वो कपड़े मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, तो कपड़े मैं अच्छे रखता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पजामे में घूमता रहूं। ये मेरा अपना जीने का तरीका है। कई लोगों का तरीका होता है कि मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए, लेविश घर चाहिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए होना है। मेरे पास 8 गाड़ियां होनी चाहिए, मेरे पास वो चांदी का वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, और मुझे उन लोगों को घर बुलाना और मुझे ये दिखाना है कि तुमसे मेरा घर अच्छा है। ये मैं कुछ नहीं कहता, आप तय करिए कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि मैं उस मिजाज का आदमी नहीं हूं, तो मैं इसको वैलिडेट नहीं कर सकता। हो सकता है ये सही भी हो, पर मैं हूं ही नहीं वैसा, तो मुझे वो समझ में नहीं आता। तो ये आपकी निजी संपत्ति की बात हो गई कि आप कितना अपने पास रखना चाहते हैं। तो आप एक हद तक ही, तो आपका कटोरा इतना बड़ा है तो आप इतना थोड़ी भर लोगे, वो तो वैसे भी निकल जाएगा। तो आपकी पर्सनल कमाई होगी, जो आपने कहा कि मैं समाज में दे भी रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो पर्सनल कमाई उतनी रखोगे ना जितना। तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने मिजाज, मैं नहीं कह रहा कि मेरे जैसे हो जाओ, कई लोग चप्पल में भी घूमते हैं, कई लोग साधु हो जाते हैं, मैं नहीं कहता कि वैसे हो जाओ। अच्छा घर लो, अच्छे गाड़ी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, खूब अच्छी लाइफस्टाइल, कभी सोचना ना पड़े, फ्लाइट से सफर करिए, आप जैसे भी जीना चाहते हैं वैसे जी, ये आपका निजी। तो इतना पैसा अपने लिए रखो, अगर अच्छे बिजनेस के लिए जा रहे हो। तो मैं आपके सवाल के हिसाब से चल रहा हूँ। अब आइए कि आपके पास फिर भी सर्विसेज ज्यादा है, अब तो मेरी सर्विसेज को लिमिटेड कर दूं, मेरा तो काम इतने में ही हो जाएगा, ये पॉडकास्ट से ही निकाल लूंगा मेरी लाइफस्टाइल। तो नहीं, अब मेरा मकसद है 50 और लोग जो मेरे आश्रित हैं या जिनका घर मैं चला सकता हूँ, और मैं इस 50 को 500 करूंगा और 500 को 5000 करूंगा। ये छोटा मकसद नहीं है, नहीं है उनका विजन आपकी तरह। मैं एक आदमी को सिखा रहा हूँ बात, रामकृष्ण परमहंस के 12 शिष्य थे, एक को सिखा पाए, मतलब सीखे सभी बहुत एक से एक कमाल थे, लेकिन एक ऐसे रहे जिनको आज आप जानते हो, बाकी के नाम भी हम जो है डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जब मैं इतना पढ़ता रहा हूँ उन लोगों को, लेकिन मैं भी याद नहीं रख पाता हूँ कि वो बड़े भाई विवेकानंद भी कई बार उनको संबोधित करते हैं कई लोग। विवेकानंद को आप एक आदमी को सिखाया ना उन्होंने, एक आदमी ने कर दिया ना काम, एक आदमी ने मिशन बना दिया ना। ठीक है, वो मिशन कितना चल पाया नहीं चल पाया विवेकानंद, लेकिन विवेकानंद आज भी है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कभी उनसे डायरेक्ट नहीं जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा। मैं स्वामी शरणानंद मानव सेवा संघ चलाया उन्होंने, एक आदमी को मुझे सिखा दिया, 4 लोगों को तब सिखा दिया, वो 4 लोग पर्याप्त थे। आपको अगर आपने सीख लिया है सही तरीके से कमाना, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया, आप 50 लोगों का घर, 500 लोगों का घर चलाते हो, उसके लिए धन चाहिए ना। आपकी सर्विसेज बढ़ रही हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आप सर्विसेज को ईमानदारी, और जो उस पे मुनाफा आ रहा है वो मुनाफा होता ही इसलिए है कि आपकी लाइफस्टाइल में और इन लोगों के परिवारों को चलाने के, आप जिस दिन आप सारे लोग, आप जब ये सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे अन्य लोगों के लिए या उनके घर चलाने के लिए कुछ करना है, आप देखिए आपका घर चलाने की चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। ये होता है समाज से पैसा लेना। समाज से पैसा नहीं, समाज से प्यार लिया जाता है, उसी को प्यार को कहते हैं। ये तो प्यार से देगा। एक और शरणानंद जी का बड़ा अच्छा है कि एक होता है तुम खाने के लिए मरे जा रहे हो, खाने के लिए मरे जा रहे हो, और एक हम है कि हमको लोग कहते हैं आज महाराज जी आ जाइए ना, आज हमारे यहाँ खाना खा लीजिएगा। आज हम कहते हैं नहीं, आज तो वहाँ खाना खा लिया है। तो किसका खाना ज्यादा अच्छा है? जिसको प्यार से लोग पकड़ पकड़ के खिला रहे हो उसका खाना अच्छा है, या जो मांग मांग के और छीन छीन के कि मैं इसका भी खा लूंगा, मैं इसका भी खा लूंगा, उसका अच्छा है? तो बोले नहीं महाराज जी, जिसको बुला बुला के खिलाया जा रहा है, और प्रसन्नता का भाव है सबसे बड़ी बात, कि खिलाने वाले के मन में ये प्रसन्नता है कि आज मैं इनको खिला रहा हूं। इस भाव से आप खूब पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, वो मनोभाव भी अपने लिए पैदा कीजिए, तो आपको कीर्ति भी मिलेगी। और अन्यथा बिजनेस तो बहुत सारे चल रहे हैं। मैंने आपको बोला मुझे बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं। अब मैं जब ये कहता हूं तो ये बहुत ईमानदारी से, निरभिमानता पूर्वक कहता हूं कि मैंने कई लोगों को कहा, और मैं झिझक भी जाता हूं इससे, कि जब चाहूं, जैसे चाहूं, जिस बिजनेस को चाहूं मैं चला सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। उसके एक्सपर्ट हैं, आपको मैं बैठा लूंगा, आपका एक्सपर्टाइज है, आपको बैठा लूंगा, सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज है।
सारे लोग अपना काम करेंगे। मुझे पता है धुरी बन के मुझे इन लोगों को समाहित करके एक चीज को चलाना। सारे काम ऐसे ही चल रहे हैं बड़े लेवल पर। बिल्कुल। मजदूरी करने वाले तो मजदूरी है, फिर वो ये देखेगा अरे भाई वो फलानी जगह नई कंपनी है, वहां 10,000 मुझे ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है स्किल उठकर आ जाता है आपके पास में सीधा। यही तो ट्रैप है ना। जी। ये ट्रैप चल रहा है लगातार। तो असली चीज ये है कि वैल्यू एडिशन आपके भीतर, उस एक व्यक्ति के भीतर हो जो अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहता है। और बड़े लेवल के बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने खीसे में कितना भर लें, आप अपना घर और अपनी गाड़ियां कितनी ज्यादा कर लें। बड़े बिजनेस का मतलब ये होता है कि कितने अन्य लोगों के जीवन में आपने वैल्यू ऐड किया है, कितने अन्य लोगों के घरों को आप चला रहे हैं, और समाज खुशी खुशी बोल के अरे सर प्लीज प्लीज मेरे से मुझसे लीजिए ना। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक होता है बेवकूफ बनाना कि अरे ये देखो पूरा सब तैयार कर दिया और 4-6 जगह से वो कर दिया और उसका कमीशन उसको दे दिया, उसका कमीशन बोले सर कर दीजिए ना जरा, हाँ चलो दिलवा देते हैं फंडिंग। एक तो ये भी तरीका है, करते हैं ना बच्चे, इसी में तो पिसे जा रहे हैं। एक ये है कि आप छोटा करो बड़ा करो, मत भूख में भागो, नहीं मत इसमें भागो कि मुझे उसके जैसा करना है। आप इस पर जाओ, और जितने चाहे मार्क ज़करबर्ग हो, कोई भी हो, किसी को उठा लो, वो सब वही है, उसी सिद्धांत पर है जो मैं कह रहा हूँ। और आज लोग प्यार से कह रहे हैं भाई साहब मुझसे ले लो ना, मुझसे 700 रुपए ले लो, वेरीफाई कर दो, भाई साहब मुझसे ले लो, मेरा ये बूस्ट कर दो। प्यार से दे रहे हैं समाज। कोई बुरा काम नहीं कर रहा, वो ना चोरी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और बिजनेस ऐसा ग्रो होता चला जा रहा है कि पूछिए मत। 0 to 1 अगर आपने पीटर थिल की किताब पढ़ी हो तो 0 to 1 क्या है, जो मैं सिद्धांत आपको देसी भाषा में और आध्यात्मिक रूप से समझा रहा हूँ। पीटर थिल उसको बिल्कुल विशुद्ध व्यवसायिक रूप से, और इसका जिक्र भी मैंने किया है इसमें, इसलिए मैंने 5 किताबें छाटी हैं उसमें एक 0 to 1 है, अच्छी लगे कि आप 1 to X तो कर सकते हो। आपके पास एक आइडिया है कि कारें चल रही हैं, उसको ऐप में ले लो तो वो ओला भी बना देगा, वो ये रैपिडो भी सब बना देगा कि उबर से आया और सबने सब बना दिया, और ऐसे जोमेटो आ गया, स्विगी पता नहीं क्या क्या आ गया। और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हिट हो गए, बड़े हो गए। ऐसे कितने छोटे छोटे कि इंदिरापुरम का अलग चल रहा है, वहां का अलग चल रहा है, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। आप कर रहे हो 1 to X, और 1 to X में भी आप जाने कौन सा X में जाके कर रहे हो, उतना खंगाल चुके लोग पहले उसको। 0 to 1 का मतलब है कि आपको नया कुछ पैदा करना है। वो कब पैदा होगा, जब तुम ये भीड़ सोचना छोड़ोगे, तुम ये जो प्रॉफिटेबिलिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि मैं सिद्धांत, आप जब इसको सोचना छोड़ के उस आइडिया पर काम करोगे तो आपके पास इतना तो आ ही जाएगा कि आप अपना घर और उसको सस्टेन कर लो, सर्वाइव कर, अगर चिंता नहीं करो। नहीं तो पैसा आ जाए यार, बस फंडिंग की जरूरत है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, बस मेरे पास पैसा आ जाए किसी तरह से तो काम कर लूंगा। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। पैसे की जरूरत ही नहीं है आपको सही आइडिएशन की जरूरत है। लगाने वाले लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, आपको मदद करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उस वैल्यू की जो ये क्रिएट करे कि मुझे 0 to 1 जाना है, और 0 to 1 जाने के बाद में मुझे इसमें वैल्यू ऐड करनी है, ना कि मुझे इसको फिर अपनी जेब भरने के लिए, अपना मकान और अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए बनाना है। मामला बड़ा गूढ़ है, गंभीर है। आपके पास समय हो तो और पूछिए। आज असल में जो सवाल लिखे थे उनमें से तो काफी कम पूछे गए, और बहुत अलग अलग किस्म की बातों पे आपने प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर जाने से पहले आज इस पॉडकास्ट का समापन से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि अगर वो पत्रकार बनना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपकी ओर से उनको क्या ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बनना चाहता है। शाहरुख साहब भी अब लॉन्च कर रहे हैं, बेटे कर ही दिया है, कर ही दिया। ऐसे ही है। पत्रकार कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा एक ही प्रोफेशन है ये, और उसकी वजह यह है कि ये प्रोफेशन ही नहीं है, ये पैशन है, इसके अपने संघर्ष है। और ये पैशन ठीक वैसा ही है कि ऑथर, कितने ऑथर के बेटे आपने ऑथर सुने हैं? ये नहीं आता है, ये अंदर है। मैंने आपको बोला था ना, तैरो मत बहो, जो शुरुआत जहां से हुई थी, ये तैरने वाली प्रक्रिया। अगर आपके अंदर तैरने वाली बात हो ना तो उतरो पत्रकारिता में, नहीं तो बहुत स्ट्रगल है। तुमको अगर ये लगता है कि बड़े बड़े लोग तुम्हारे संपर्क में आ जाएंगे, तुम्हें सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाएगा, सेलिब्रिटी बनना है तो तुम कॉमेडी सीखो, स्टैंड अप कॉमेडी करो। तुम मेरे जैसे 26 साल पुराने पत्रकार से ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे एक रात में। तुम यूट्यूबर बनो, तुम मुझसे बहुत बड़े और प्रसिद्ध चेहरे बन जाओगे,
पत्रकार मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पत्रकारिता के अपने मानदंड है कि आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे किसी और विषय पर बात करेंगे, मैं उतनी गूढ़ता गहनता से बोल दूंगा। आप मुझे लिखने को बोलेंगे, मैं 2 रातों में एक किताब लिख दूंगा। ये मैंने सीखा है, ये मेरी स्किल्स है। और मेरे पास शोध की एक बहुत वृहद परंपरा है, सोचने समझने की एक शक्ति, ये पत्रकारिता ने मुझे दी। मुझे गर्व है इस पर। इस प्रोफेशन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि पत्रकार का बेटा पत्रकार न बने ये चाहते हैं, तो मैं इसलिए नहीं कहता कि इसमें चुनौतियां, ये बन नहीं सकता। मुझे और गर्व होता है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसको हर कोई एडॉप्ट ही नहीं कर सकता है। इसको कुछ मैंने बड़े बड़े लोग देख लिए, वो पत्रकारिता में नहीं जा सकते या सरवाइव नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत महीन गुण चाहिए हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक ही चीज़ देखी है, सबके सब इस गलत फहमी में है कि 4-6 चेहरे देख के, जो राम गोपाल बजाज जी ने बात कही थी, आप 4-6 चेहरे देखकर सोच रहे हैं कि आप ये बन जाएंगे, इसलिए आप पत्रकारिता में आ रहे हो। पत्रकारिता का मतलब ये कतई नहीं होता। प्रसिद्धि के लिए पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता एक साधना है। पत्रकारिता एक सतत तपस्या का क्षेत्र है। इसमें आप आइए। बिजनेस के लिए जहां तक बात है, तो बिजनेस के लिए इनका चैनल टॉकिंग थ्रू आप लोग देखते रहिए। बहुत अच्छे एक्सपर्ट बुला रहे हैं। किसी दिन मैं चाहूंगा कि चर्चा को भी जरूर करें। इनोवेट इंडिया अपने आप में एक ऐसी किताब है जो छोटे बिजनेस के लिए काम कर सकती है। लेकिन आपने क्योंकि कहा कुछ चलते चलते कहूं, तो एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगा। बहुत शांत मन से जर्नलिंग पर काम करिए। आपने कई जगहों पर इसको सुना होगा, लेकिन लिखने से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। आप इतना क्लियर होइए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आप दिन भर बैठे हैं, आप रील्स पर लगे हुए हैं, आप यूट्यूब के वीडियो सुन रहे हैं ना, इस सबको विराम देते हुए आप गधे की तरह, पागलों की तरह, लोग आपको कितना ही छड़े, आप लिखना शुरू करिए। खूब जो भी दिमाग में आ रहा लिखना शुरू करिए। मैं ये प्लान बनाता हूं, फिर अगले दिन उसको देख के हंसिए, यार ये क्या बेवकूफाना है। फिर लिखिए, आप खूब लिखिए, खूब लिखिए, लेकिन क्लैरिटी के साथ में ये लिखते जाइए। मैं ये करना चाहता हूं। आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए एडिशनल स्किल्स की जरूरत क्या है, इसी पर फोकस करिए। फंडिंग वंडिंग ये सब जो आता है ना, ये बाद में आता है। पहले इस पर आइए कि आप वो करने के लायक हैं कि नहीं जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग किसी को देखकर कुछ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत परंपरा है और सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। इसलिए 99% स्टार्टअप और शुरुआती काम करने वाले फेल हैं। वो इसलिए फेल नहीं है कि सब फेल हो जाते हैं, वो इसलिए फेल हैं क्योंकि उन्हें वो 1% की तरह क्लैरिटी नहीं है। आप ज्यादातर सक्सेसफुल वो देखेंगे जिनके अंदर एक बेचैनी है कि मेरे पास तो आइडिया है, मुझे तो ये करना है, मेरे अंदर ये स्किल है, मैं ये कर सकता हूं, मैं रातों रात कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं यूट्यूब चैनल रातों रात, मैं कई लोगों को बोलता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं आप तो पॉडकास्टिंग में इतना कर सकते हो, उतना कर। और मैंने कई चैनलों के लिए किया है, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, बड़े चैनल हैं, और उनको संपादक के तौर पर जब किया तो उनको बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ मिला। मोनेटाइजेशन के लिहाज से, सब्सक्रिप्शन के लिहाज से, क्वालिटी के, कंटेंट क्वालिटी के लिहाज से वो मैं दे पाया उनको। अब वो आज भी उसी परिपाटी पर चल रहे हैं, उससे आगे नहीं गए, ना इधर ना उधर, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो इनोवेट मैं कर पा रहा था, वो एकदम से अभाव हो गया एक आदमी के जाने से। सारा संस्थान वही है, सारे लोग वही हैं। ऐसा कई जगहों पर हुआ। ये अभिमान का विषय नहीं है, मैं अपनी तारीफ और बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरे अंदर स्किल्स हैं। अब लोग मुझसे कहते हैं कि अपना ही कर लो, इतना है तो। वो मेरा काम नहीं है, उसके लिए कुछ और स्किल्स की जरूरत है, उसके लिए और समय देने की जरूरत है, और ना वो मेरी मौज का विषय है। मेरी मौज में भी नहीं आ रहा है, मेरा काम चल रहा है उसके बिना और मैं खूब मौज में हूँ। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही और लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि उसको भी करके मैं क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूँ। मुझे अभी कोई और बोलेगा कि भाई मेरे लिए कर दो, मैं उसको 1 महीने 2 महीने में उसे पता चलेगा कि हाँ ये कर सकता है बंदा। जैसे ही 2 महीने, मुझे पता है कि 2 महीने 3 महीने में ये नतीजे आएंगे मुझे, और मैं जब जब जो लिख कर दूंगा वो तब तब होता चला जाएगा। ये कोई भविष्यवाणियां नहीं है, ये बहुत स्पष्टता, एक सिद्धांत है, एक विज्ञान है। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, इतनी क्लैरिटी आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस उसमें बहुत आसानी से मिलेगी, बशर्ते आप उतने स्किल्ड हैं, आपने उतना समय दिया है, आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, आप विचलित नहीं हो रहे हैं। आपके मन में आज ये आइडिया आ रहा है और कल बोला नहीं यार वो आइडिया तो पुराना हो गया, अब मैं इस आइडिया पर काम करता हूँ। आपको जीरो से काम करना पड़ेगा। कुछ समय देकर तो देखिए, जैसे पढ़ाई करते हो आप, चलते चलते एक छोटी सी बात, आपने ग्रेजुएशन किया, 3 साल देते हैं आप, 6 सेमेस्टर देते हैं, आप मास्टर्स करते हैं, देते हैं डेडिकेटेडली,
ठीक है, इसके बाद में आप नौकरी में आते हैं, आप एक्सपीरियंस जनरेट करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, आपने नौकरी की। अब इसके कुछ सालों बाद, 8-10 साल बाद अपना काम करेंगे भाई, अपना काम करना है भाई। आपने हर चीज में समय दिया, हर चीज में एक्सपीरियंस जनरेट किया। पढ़ाई में तो आप पैसा दे रहे थे और पढ़ाई का अनुभव ले रहे थे। नौकरी में आपकी आदत ये हो गई कि आपको मिलने लगा, ले आप एक्सपीरियंस ही रहे हो, आप अपना कुछ जनरेट नहीं। कोई भी नौकरी करने वाला अपना कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ स्किल्स को रिफाइन कर रहा है, अपने अनुभव को बढ़ा रहा है, बदले में उसको स्टाइपेंड मिल रहा है। स्टाइपेंड याद रखना हमेशा, कोई भी नौकरी करने वाला, पूरी जिंदगी करो चाहे कुछ साल करो, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ते हो तो तुम चाहते हो कि इमीडिएट तुमको पैसा मिलना शुरू हो जाए। भाई जब इधर समय दिया तो इधर भी तो समय देना पड़ेगा। इस बात को बहुत गहराई से आपको आत्ममंथन से समझना होगा। क्लैरिटी आई, थोड़ा समय दिया, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, फॉर श्योर कोई वजह ही नहीं है कि आप अगर स्किल्ड हो और आपकी फील्ड है, ये याद रखना। जबरदस्ती किसी फील्ड में मत घुसना कि हर आदमी को पॉडकास्टर बनना है आज, ये भी बहुत गड़बड़ है। आप में है पॉडकास्टिंग की वो तकनीक, आपके अंदर वो ताकत है, तो आप उसके लिए जाइए। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही आप कोई और बिजनेस करना, ग्रोसरी का करना चाहते हो, कोई ऐप डेवलप करना चाहते हो, आपकी स्किल्स को आप देख लो, कंसिस्टेंट रहो, कोई वजह नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल हो गए। आपकी सक्सेस निश्चित है, ये गारंटी देता हूँ। थैंक यू सर, आपने कई विषयों पर बहुत प्रकाश दिया और 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में आपसे सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचर में आपके साथ फिर दोबारा जरूर मुलाकात होगी। खूब बुलाइए, आनंद की चर्चा रही, आपके साथ बात करना बहुत आनंददायी था। थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस के लिए आपने डॉक्टर प्रवीण तिवारी को सुना, आप उनको कई बार देख चुके होंगे टेलीविजन पे, कई अलग जगह। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। जो भी आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट्स में बताइए और हम कोशिश करेंगे वो हम डॉक्टर तिवारी तक पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार।